फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। एक युवक जिसकी शक्ल लबादे के पीछे छिपी हुई थी आकाश में प्रकट हुआ। वह इतने अचानक प्रकट हुआ मानो वह दो स्थानों के बीच में आ गया हो। ये सही जगह होनी चाहिए, युवक ने अपने पैरों के नीचे नजर डालते हुए कहा। एक विशाल जंगल कई किलोमीटर तक फैला हुआ था और उसके बीच में एक विशाल पर्वत खड़ा था। इस पर्वत को संयोग का पर्वत कहा जाता था और यह अफवाह थी कि भाग्य की देवी इस पर्वत पर निवास करती थीं। लेकिन ये कोई अफवाह नहीं थी क्योंकि युवक काई ने स्वयं भाग्य की देवी से मिलने के लिए इस पर्वत की खोज की थी। दुर्भाग्य से उसका सामना दुर्भाग्य की देवी से हुआ और चीजें थोड़ी नियंत्रण से बाहर हो गईं। लेकिन यही कारण नहीं था कि काई यहाँ थी। उसने अपना लबादा एक तरफ फेंक दिया और उसके नीचे एक सुंदर चेहरा सामने आया। बैंगनी काले बाल जो आकाश की ओर मुड़े हुए हैं और बर्फ सफ़ेद त्वचा के साथ ब्रह्मांड का रंग देख रहे हैं। उसका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि यदि सामान्य मनुष्य उसकी ओर देख ले तो मर जाएं। उसने एक बार फिर उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, इससे पहले कि उसके सामने सफ़ेद रोशनी की एक तेज चमक बुझ गई। उसके चारों ओर एक विशाल घन प्रकट हुआ और उसने उसे फंसा लिया। जैसे जैसे वे एक दूसरे से जुड़ने लगे, क्यूब पर कई संरचनाएं दिखाई देने लगीं। काई ने एक आंख भी नहीं झपकाई जब उसने संरचना को नष्ट करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाईं। लेकिन किसी कारण से यह काम नहीं कर सका। वह घबरा गया और मैन्युअल रूप से संरचना को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया। एक विशेष क्षेत्र हो। जब काई एक अंधेरे चौकोर आकार के क्षेत्र में दिखाई दिया तो उसने मनोरंजक तरीके से सोचा। उसकी बैंगनी आंखें चमकने लगीं क्योंकि उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या यहाँ कोई और है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ देख पाता, असंख्य शक्तिशाली आभाएं वातावरण में भर गईं। ये आभा, यह नहीं हो सकती। जैसे ही पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा, काई भौचक्की रह गई। उसके सामने असंख्य आदमी प्रकट हुए और जो भयानक आभा उसने पहले महसूस की थी वह उन्हीं की थी। पौराणिक हरम अधिपति अंततः आ गया। एक मजाकिया आवाज़ सुनी गई और टेढ़ी नाक और हरे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ से बाहर निकला। जब उसने काई का मजाक उड़ाया तो उसके चेहरे पर स्थायी व्यंग्य झलक रहा था। लेकिन काई को उकसाने की कोशिश करना उनका बचकानापन था क्योंकि वह हमेशा शांत रहता था। काई की प्रतिक्रिया से निराश होकर वह आदमी अपने शाही लाल वस्त्र के अंदर पहुंचा और एक छोटी सी अंगूठी निकाली। यह एक स्पेस रिंग थी जिसका उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता था और इसके अंदर बहुत बड़ी जगह होती थी। हर रिंग के अंदर मौजूद जगह से उसकी कीमत तय होती थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप क्या चाहते हैं, महामहिम दिव्य सम्राट? काई ने मजाकिया आवाज में कहा और उस आदमी को एक छोटा सा धनुष दिया। लेकिन उसके विपरीत दैवीय सम्राट को आसानी से उकसाया गया और काई के उकसाने पर उसके नथुने फड़कने लगे। ओह, तुम जितना चाहो मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन यहाँ जो हुआ उसे तुम बदल नहीं पाओगे। दैवीय सम्राट ने खुद पर नियंत्रण कर लिया क्योंकि उसने काई को बुरी मुस्कान दी। उसने अपनी अंतरिक्ष रिंग से कुछ निकाला और जमीन पर फेंक दिया। यह एक साधारण गुलाबी पत्थर था, लेकिन काई के लिए यह उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। रिसिया। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति गहरी हुई, उसने धीरे से कहा, गुलाबी पत्थर एक देवता की आत्मा थी। अर्ध दिव्यता क्षेत्र में पहुंचने के बाद साधकों ने अपने अंदर एक गोले जैसी चीज बनाई जो उनकी आत्मा की प्रस्तुति थी। देवत्व में आरोहण के बाद गोला एक पत्थर में बदल गया जिसे भगवान की आत्मा के रूप में जाना जाता था। यदि कोई किसी तरह किसी देवता को मारने में सफल हो जाता है तो पत्थर का एक टुकड़ा ही एकमात्र ऐसी चीज बचता है। जमीन पर मौजूद गुलाबी पत्थर से पता चलता है कि रिसिया नाम का कोई व्यक्ति मर गया है। ओह, वह अकेली नहीं है। जब दिव्य सम्राट ने अंतरिक्ष वलय की सामग्री को जमीन पर खाली कर दिया तो वह पागलों की तरह हंसा। 40 से अधिक देव आत्माएं जमीन पर गिर पड़ीं, प्रत्येक एक सीधी रेखा में गिरीं। जैसे ही आखिरी पत्थर रिंग से बाहर गिरा, बाकी लोग भी हंसने लगे। लेकिन जब काई ने उन पत्थरों में से प्रत्येक को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। उसने कुछ नाम बुदबुदाए जिन्हें कोई सुन नहीं सका। जमीन पर मौजूद सभी देव आत्माएं उन महिलाओं की थीं जो उसके हरम का हिस्सा थीं। हम उन्हें मारने से पहले उनका बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन अफसोस, आपकी हरम सुरक्षा ने उन्हें खुद को हमसे बचाने की अनुमति दी क्योंकि हमने उनका बलात्कार करने की कोशिश की और इसके अलावा उन्होंने हमें मारने के लिए जी जान से लड़ाई की। लेकिन दुर्भाग्य से हम ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और हमारी संख्या उनसे कहीं अधिक है। अंत में हमने उन पर विजय प्राप्त की और वे दर्दनाक तरीके से मर गए। दिव्य सम्राट को काई के चेहरे पर निराशा की अभिव्यक्ति बहुत पसंद आ रही थी और वह इसके हर पल का आनंद लेना चाहता था। मैं मूर्ख था जो आप सभी को जीवित रहने दिया। मुझे आप में से कुछ लोगों पर दया आ रही थी क्योंकि आपकी पत्नियों ने मेरे लिए आपको छोड़ दिया था, जबकि आप में से कुछ मेरी कुछ महिलाओं से प्यार करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे चुना तो आपकी उम्मीदें टूट गईं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम में से कुछ लोग उनके परिवारों से हैं और फिर भी तुमने उन्हें धोखा दिया है।
जैसे ही उसकी नज़र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर गई, काई ने खतरनाक आवाज़ में कहा। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसके शरीर से एक गहरी आभा निकल रही थी और उसके हाथ के चारों ओर अंधेरे की लताएं लिपटी हुई थीं। उसने लोगों के निकटतम समूह को, जो उसे मिला, मुक्का मारा। वे तुरंत मर गए क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था कि उसे नियंत्रित करना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन जब दिव्य सम्राट ने काई को कुछ लोगों पर हमला करते देखा तो उसकी मुस्कान बढ़ गई। ये तुम्हारा समय है, दिव्य सम्राट ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक ही समय में अपनी आभा छोड़ी और ऊर्जा को दिव्य सम्राट की ओर निर्देशित किया। यिन यांग जीवन की मुहर। काई की दिशा में आक्रमण भेजने से पहले दिव्य सम्राट ने उसके सामने एक घेरा बनाया और उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। काई वहीं पर जड़वत खड़ा रह गया क्योंकि उसने विभाजित घेरे को अपनी ओर आते देखा। ये हमला कुछ ऐसा था जिससे कोई भी बच नहीं सकता था, चकमा नहीं दे सकता था या नष्ट नहीं कर सकता था। यह मुहर एक गुप्त तकनीक थी जो बहुत पहले से हर दिव्य सम्राट को दी जाती थी। इस सील में 90% अमर क्यूई का उपयोग किया गया था जो केवल एक अमर के शरीर में मौजूद था, और 70% गोल्डन इचोर, देवताओं के खून का उपयोग प्रतिद्वंद्वी की खेती को अनंत काल के लिए सील करने के लिए किया गया था। इसके दुष्परिणाम बहुत बड़े थे और उपयोगकर्ता की जान भी जा सकती थी। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य सम्राट वास्तव में काई से नफरत करता था क्योंकि वह अपनी खेती को सील करने के लिए इस हद तक चला गया था। काई को छूने से पहले चक्र 2 सफ़ेद और काले भागों में विभाजित हो गया। उन्होंने काई के शरीर पर प्रहार किया और उसकी खेती सील कर दी। पूरी तरह से गायब होने से पहले उसकी आभा धीरे धीरे कम हो गई। अब हम तुम्हें अनंत काल तक यातना देंगे और हम में से प्रत्येक तुम्हारे साथ अपने बहुमूल्य समय का आनंद उठाएंगे, दिव्य सम्राट ने क्रूरतापूर्वक कहा। हालांकि काई की खेती सील कर दी गई थी, फिर भी वह इन शब्दों को सुनकर घबरा गया। यदि कोई बेहतर नहीं जानता तो वे सोचेंगे कि दिव्य सम्राट एक नर यान्डेरे था। उसने तलवार निकाली और उसे काई की दिशा में मारा। काई के शरीर पर हजारों घाव उभर आए और उसमें से सुनहरा खून बहने लगा। आप सभी बहुत मूर्ख हैं। मैंने आपके साथ कुछ भी किए बिना आपको जाने दिया और फिर भी आप मुझे मारने के लिए वापस आ गए। अब मुझे निश्चित रूप से पता चला है कि पिछले हरम अधिपतियों ने ये क्यों दिखावा किया कि यह शक्ति चली गई थी, काई ने हंसते हुए कहा, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या आज की घटनाओं के बाद उसने आखिरकार तस्वीर खींची थी। मैं, हरम अधिपति, अपने और अपने मारे गए प्रेमियों के पुनर्जन्म की दिव्य हरम इच्छा का उपयोग करता हूँ, काई ने नरमी से कहा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। दिव्य सम्राट हंसने लगा लेकिन अचानक हौंफने लगा क्योंकि काई के शरीर के चारों ओर बैंगनी चिंगारियां टिमटिमा रही थीं। अन्य लोगों ने दिव्य सम्राट के उदाहरण का अनुसरण किया क्योंकि काई के शरीर के चारों ओर अधिक से अधिक बैंगनी चिंगारियां दिखाई देने लगीं। वे सभी जानते थे कि यह शक्ति क्या होती है। वह शक्ति सहस्राब्दियों पहले नष्ट हो गई थी। दैवीय सम्राट अविश्वास में चिल्लाया। इससे पहले कि उसे कुछ एहसास होता, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ जाता। तुम्हारे पास वह भी है ना? उसने धीमी आवाज में कहा क्योंकि काई के शरीर के चारों ओर बैंगनी चिंगारियां टिमटिमाती रहीं। मैं, हरम अधिपति, हर उस व्यक्ति को श्राप देने के लिए दिव्य हरम अभिशाप का उपयोग करता हूं जिसने कभी भी मेरे हरम के प्रति बुरी इच्छाएं रखी हैं। आप सभी हमारे हाथों मरेंगे और यह क्रूर होगा, काई ने प्रसन्न स्वर में कहा और उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। उनकी बात सुनकर फर्श पर मौजूद देव आत्माएं कांपने लगीं। जैसे ही काई हवा में गायब हो गया, उसकी छवि टिमटिमा गई, आत्माएं उसके पीछे गायब हो गईं। वह स्थान पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया क्योंकि वहां मौजूद हर व्यक्ति जो कुछ उन्होंने सुना था उससे भयभीत था। वे सभी इसे नकारने की कोशिश कर रहे थे। हरम की इच्छा और अभिशाप सहस्राब्दी पहले हरम अधिपतियों की सबसे पवित्र शक्तियां थीं। ये सबसे खतरनाक शक्तियां थीं जो हरम के अधिपति को उस समय इच्छा और श्राप दे सकती थीं जब वे मरने वाले हों या ऐसी स्थिति में हों जो लगभग मृत्यु के समान हो। ये शक्तियां हरम अधिपति को इस दुनिया में कुछ भी मांगने की अनुमति दे सकती हैं और इसी तरह आप किसी पर भी किसी भी प्रकार का अभिशाप लगा सकते हैं। और हर बार जब भी किसी ने इन शक्तियों को व्यक्तिगत रूप से देखा था तो वे ये कहानी बताने के लिए जीवित नहीं रहे क्योंकि इन शक्तियों ने भाग्य लिखा था जो कि पत्थर पर लिखा था जो अटूट था। और सबसे भयानक बात यह थी कि इन शक्तियों का प्रयोग उनके विरुद्ध ही किया गया था। वे केवल सबसे खराब घटित होने की प्रतीक्षा कर सकते थे क्योंकि व्यवहारिक रूप से वे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। और जैसा काई ने कहा था, वे सभी बेरहमी से मरेंगे। जैसे ही काई का शरीर ब्रह्मांड के मध्य में प्रकट हुआ, तरंगे पूरे अंतरिक्ष में फैल गईं। उसके बगल में कई ब्रह्मांड मौजूद थे, प्रत्येक का एक निश्चित रंग था। कुछ काले थे जबकि कुछ सफ़ेद, सफ़ेद, हरे और नीले रंग के थे और गोलाकार गति में घूम रहे थे। बाकी जगह पूरी तरह से अंधेरे से ढकी हुई थी और काई का शरीर उसके अंदर डूब रहा था। केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं कि अचानक उसके पूरे शरीर में बैंगनी रंग की चिंगारियां टिमटिमाने लगीं। कुछ ही सेकंड में अंधेरा पीछे हट गया जैसे कि वह चिंगारी से डर रहा हो और काई का शरीर ब्रह्मांड के बीच में लटका हुआ रह गया। हालांकि काई बेहोश था और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था जो उसके सामने हो रहा था।
अचानक जो देव आत्माएं गायब हो गई थीं, वे अब उसके पास प्रकट हुईं। उन्होंने काई के सिर के चारों ओर एक विशाल घेरा बनाया और उसके चारों ओर घूमने लगे। एक एक करके प्रत्येक आत्मा प्रकाश की शुद्ध गेंद में बदल गई और काई के शरीर में प्रवेश कर गई। बैंगनी चिंगारियों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और वह चमकने लगा। उसकी आंखें अपने आप खुल गईं, हालांकि वह अभी भी बेहोश था। उनके शरीर का अनुसरण करते हुए वे भी चमकने लगे। हर एक आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और आखिरी आत्मा के चले जाने के बाद चमक अंततः गायब होने से पहले मंद हो गई। उसे एक बार फिर दूर भेज दिया गया, लेकिन इस बार वह सचेत था कि उसके साथ क्या हो रहा था। काई ने ये देखने के लिए अपनी आंखें खोली कि वह कहाँ है। उसके सामने एक विशाल गोला मंडरा रहा था। नहीं, यह कोई गोला नहीं था। वास्तव में उसके सामने का गोला एक ग्रह था। ग्रह पर ध्यान देने के बाद काई ने देखा कि वह उसकी ओर गिर रहा था और गिरने से उसका मतलब किसी ग्रह पर गिरते हुए क्षुद्रग्रह से था। क्या मुझे एक नवजात शिशु या शायद एक मृत व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं आकाश में क्यों गिर रहा हूँ। काई ने स्वयं से पूछा, क्योंकि वह कुछ उत्तर चाहता था। और अचानक उसके सामने एक संदेश आया। इसे पढ़ें। एन, क्योंकि वह बहुत घिसी पिटी बात होती। रुकिए, क्या आपने चौथी दीवार तोड़ दी? पहले वाक्य के सामने नए शब्द आए और काई चौथी दीवार शब्द पर भ्रमित हो गया। एन, तुम्हें पता है क्या, बस इसके बारे में भूल जाओ। लेखकों की अंतिम चाल का उपयोग करता है, थानोस फिंगर स्नैप। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काई की आंखें सूनी हो गईं और वह बेहोश हो गया। अगली बार जब उसने आंखें खोली तो उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। पिछली बार जब काई ने अपने शरीर की जांच की थी तो उसकी आंखों में सेंसर लग रहा था और यह अजीब था। लेकिन अब वह अपने पूरे शरीर को स्पष्ट रूप से देख सकता था, क्योंकि काई की गति बढ़ने के कारण उसमें आग लग रही थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, काई ने चारों ओर देखा और देखा कि वह बादलों के ऊपर ग्रह की सतह पर पहुंच रहा था। एक बार जब बादल छंट गए तो उसे 5 महाद्वीप दिखाई देने लगे और एक विशाल महासागर शेष ग्रह को कवर कर रहा था। काई अपने पैरों को क्रॉस करके उसी रूप में बैठ गया, हालांकि उसने गिरना बंद नहीं किया। उसने उड़ने, टेलीपोर्ट करने, अपना रूप बदलने और लगभग वह सब कुछ करने की कोशिश की थी जो वह तब कर सकता था जब वह एक देवता था। ये देखकर कि कुछ भी काम नहीं कर रहा था, काई ने हार मान ली, क्योंकि उसने देखा कि वह पश्चिमी महाद्वीप पर गिर रहा था। वह एक जंगल के पास पहुंचा और बहुत तेज गति से जमीन पर गिर रहा था। तभी वह अचानक रुक गया। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन को छूने से पहले 1 इंच ऊपर लटक गया। लेकिन भले ही वह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन उसके उतरने से उत्सर्जित बल ने जमीन में एक बड़ा छेद बना दिया था। काई को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ, लेकिन चूंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह खड़ा हुआ और देखा कि उसके सामान्य कपड़े उसके शरीर में वापस आ गए थे। चमकदार शाही नीली जैकेट और सामान्य काली जीन्स के साथ एक शुद्ध काली टी शर्ट उनके पसंदीदा कपड़े थे। काई को लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके अंदर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ का प्रयोग खुद पर करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे। अब मुझे क्या करना चाहिए? जमीन पर साफ पानी के एक पोखर की ओर चलते हुए काई ने खुद से पूछा। शुक्र है, उसके घुंघराले बैंगनी काले बाल और सार्वभौमिक बैंगनी रंग की आंखों के साथ उसका चेहरा अभी भी वैसा ही था। क्या मैं अब नश्वर हूँ? उसने पूछा और आसमान की ओर देखा। काई को निराशा महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता, लोगों का एक समूह आकाश में दिखाई दिया। वे काई के सामने उतरे और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। ये 5 लोगों का एक समूह था, जिनमें से 3 पुरुष थे और बाकी महिलाएं थीं। उन सभी ने फीनिक्स चिन्ह वाला सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था, जो हृदय से कमर तक फैला हुआ था। अरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ? सुनहरे भूरे बालों वाले एक व्यक्ति ने काई से पूछा। नश्वर साधना संसार। काई ने चुपचाप सोचा, क्योंकि प्रतीक ने उसे सब कुछ बता दिया था। नश्वर खेती की दुनिया में ऐसे कृषक शामिल थे जो पहले 7 खेती क्षेत्रों से संबंधित थे। दुर्भाग्य से काई ने उन्हें याद नहीं किया, क्योंकि वह लगभग कुछ सहस्राब्दी पहले ईश्वरत्व में आरोहण कर चुका था। और एक बार जब कोई इतना शक्तिशाली बन जाता है तो आरंभिक साधना क्षेत्र जैसी हर छोटी जानकारी स्वतः ही उनके दिमाग से गायब हो जाएगी। और काई के साथ यही हुआ। ये देखकर कि काई कोई उत्तर नहीं दे रहा है, सुनहरे बालों वाला आदमी भौंचक्का हो गया और आगे बढ़ गया। उसने काई के कंधे को छुआ और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर छोड़ दी। काई को अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, लेकिन वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। वह आदमी फिर निराश भाव के साथ पीछे हट गया और अपने साथियों की ओर देखने लगा। कुछ भी नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक औंस भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। वह एक शुद्ध नश्वर है। उस आदमी ने दूसरी बाहें चढ़ाकर कहा, और बाकी लोगों ने काई को शत्रुता से देखा। मेरे पास उसके बारे में एक सिद्धांत है, बड़े जिन। महिलाओं में से एक ने कहा, और सुनहरे बालों वाले आदमी जिसका नाम जिन था ने उसकी ओर अपनी भौहें उठाईं।
मुझे लगता है कि वह एक सामान्य इंसान है जो फल या कुछ और इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया था। मेरे सिद्धांत के अनुसार वह बड़ी चीज़ यहाँ गिरी थी और ये लड़का ये देखने के लिए यहाँ आया था कि क्या हो रहा है। तभी राख से कुछ निकला और डर गया ये लड़का। मुझे लगता है कि इसीलिए वह बात नहीं कर रहा है। महिला ने अपना सिद्धांत समझाया और अन्य लोगों ने सिर हिलाया जैसे कि यह पूरी तरह से समझ में आया हो। लेकिन काई उन पर क्रोधित था। वह उन्हें मारना चाहता था लेकिन उसकी शक्तियां खत्म हो गई थीं। यदि केवल किसी चीज़ के बारे में न सोचने से वह घटित नहीं होगा। काई उठ खड़ा हुआ और तटस्थ चेहरे से समूह की ओर देखा। दूसरों ने ये सोचकर कि वह उन्हें कुछ बताने वाला है, बात करना बंद कर दिया। कुछ कहना चाहते हो बेटा? जिन ने पूछा और काई ने भौहें चढ़ा दीं। वे मुझे बार बार लड़का क्यों कह रहे हैं? एक बार फिर पोखर में देखने से पहले काई ने मानसिक रूप से खुद से पूछा। उसका चेहरा किसी 18 साल के युवक जैसा युवा था लेकिन उसकी शक्ल में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वह आमतौर पर 25 साल के आदमी की तरह दिखता था लेकिन शायद कुछ साल कम करना बेहतर था। मुझसे ऐसे बात करना बंद करो जैसे कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ। जैसे ही वे हंसे, काई ने उसका मजाक उड़ाया। अमर होते हुए भी उनका अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन अब वह नश्वर था और उसकी भावनाएं बेतहाशा घूम रही थीं। वह अपनी मुट्ठी ऊपर करके आगे बढ़ा जैसे कि वह जिनको मुक्का मारना चाहता हो, जो बस हंसा और उस पर लात मार दी। लात उसके पेट में लगी और वह पीछे उड़कर एक पेड़ से जा टकराया। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह महान हरम अधिपति, जिससे हर कोई भयभीत था, केवल एक लात से पराजित हो गया। शुरुआत में दुनिया कभी भी इतनी निष्पक्ष नहीं थी लेकिन यह वास्तव में अनुचित था। वह नहीं जानता था कि उसका हरम फिर से जीवित है या नहीं, या यदि वे जीवित हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। अगर वो भी आसमान से गिरे होते तो न जाने उनका क्या होता। और दुख की बात है कि उन पर उसकी सुरक्षा खत्म हो गई क्योंकि वह अपनी हरम शक्तियों के साथ उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। लेकिन फिर उसके अंदर आशा की एक चिंगारी जल उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा यात्रा कर रही है। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर ने जिन की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर कैद कर लिया हो सकता है कि वह इस दुनिया में जीवित रह सके और शायद मदद से शायद कोई चमत्कार करके वह अपना हरम ढूंढ सके और उसके बाद शांति से रह सके। लेकिन अब उसे सामने वाले लोगों से खुद को बचाने की योजना सोचनी थी। समूह काई पर हंसता रहा, इससे पहले कि उन्होंने एक घेरा बनाया और आध्यात्मिक संदेशों का उपयोग करके बात करना शुरू कर दिया। ये काई के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उसे अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए कुछ समय चाहिए था। उसके पास केवल एक चाल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वह उठ बैठा और कुछ विचार सोचने लगा। अब समस्या ये थी कि काई की चालों में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा लगती थी और उसके पास उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। हालांकि अगर वह जबरदस्ती उनका इस्तेमाल करता तो वह मर सकता था और इस बार वह हमेशा के लिए मर जाएगा। और वह अपने हरम को ढूंढने और उनका बदला लेने से पहले नहीं मर सकता था। उनके पास कुछ निम्न स्तरीय तकनीकें थीं लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें समूह की खेती की जानकारी नहीं थी। यदि उनके पास काई की तुलना में अधिक खेती होती तो ये कदम उनके खिलाफ बेकार हो सकता था। वह उन पर अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके उनकी खेती को समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा करना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। जिनके विपरीत, जिसे काई पर अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करने के लिए उसे छूना पड़ता था, काई किसी को छुए बिना आध्यात्मिक भावना का उपयोग कर सकता था। नश्वर साधना क्षेत्र के अधिकांश लोग यह नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जिस आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग किया वह मूल का नकली या बल्कि अविकसित संस्करण था। वास्तविक आध्यात्मिक भावना तब विकसित हुई जब कोई व्यक्ति नश्वर साधना क्षेत्र के अंतिम क्षेत्र में पहुंच गया। उस आध्यात्मिक भावना का उपयोग उपयोगकर्ता के चारों ओर एक विशेष दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाकर किया जा सकता है। यह उन कृषकों पर काम नहीं करेगा जो उपयोगकर्ता की तुलना में अधिक उन्नत क्षेत्र में थे। हालांकि यदि आपका प्रतिद्वंद्वी आपके ही दायरे में था या उनका दायरा आपके दायरे से नीचे था तो आप उनकी खेती को समझ पाएंगे। लेकिन ये काई के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि वह नश्वर लोगों को नहीं जानता था, और यदि वह आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करता है, या बल्कि अभी भी आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करने में सक्षम है, तो उसके पास जो भी थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा है वह खो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, समूह ने बात करना बंद कर दिया और उसकी ओर चलने लगे। हम सभी सोचते हैं कि आपने देखा कि आसमान से क्या गिरा और उस चीज़ ने आपको गड़बड़ कर दिया, इसलिए हमने आपको मारने का फैसला किया है। कोई कठोर भावना नहीं, बुजुर्ग जिन ने प्रसन्न स्वर में कहा। काई के दिमाग में एक विचार घर कर गया कि वह कुछ ऐसा था जिससे वह नफरत करता था, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसका जो विचार था वह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था और हो सकता है कि बाद में उसे नुकसान पहुंचे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप लोग सही कह रहे हैं। उस चीज़ ने मुझे देखा और जब मैंने उसका रूप देखा तो मैं डर के मारे जड़ हो गया।
हालांकि वह चीज़ भागी नहीं, वह अभी भी यहीं है और आपके प्रति नफरत को दर्शाती है। काई ने बुरी मुस्कान के साथ कहा और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वे किसी पागल आदमी की हों। काई की बातें सुनते ही जिन और अन्य लोग अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि कोई वहाँ है या नहीं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। ओह, वह वहाँ नहीं है। वह बिल्कुल मेरे अंदर है और मुझे उसकी शक्तियों तक पहुँच प्राप्त है, काई ने फिर कहा और हंसे, जिससे वे सभी पीछे हट गए। जब काई को यह आश्वासन मिल गया कि उनके और उसके बीच की दूरी पर्याप्त है, तो उसने वही चाल चली जो वह इस्तेमाल कर सकता था। इस मूव का नाम लाइट स्टेप्स था और यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता था। उसके शरीर से श्वेत प्रकाश निकलने लगा और वह लुप्त होने लगा। जिनको यह एहसास हुआ कि काई भागने की कोशिश कर रहा था, वह उस पर दौड़ा और उसे पकड़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से काई पहले ही जा चुका था और जिनको केवल हवा मिली। उसने गुस्से में दूसरों से उसे खोजने के लिए कहा, भले ही उसके दिल में कुछ ऐसा था कि वे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। तारानकन तारानकन, काई समूह से 20 किलोमीटर दूर दिखाई दिया और तुरंत जमीन पर गिर गया। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने शरीर को थोड़ा ढीला कर दिया। उसकी जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा थी वह खत्म हो गई। ऐसी कायरतापूर्ण रणनीति का उपयोग करने के लिए वह खुद पर क्रोधित था और पहली बार उसने खुद को ये सोचने दिया कि अगर उसके पास थोड़ी शक्ति होती तो क्या होता। मानो ब्रह्मांड उसका मजाक उड़ाना चाहता था। उसका शरीर चमकने लगा और उसके सिर में असंख्य सूचनाएं भर गईं। उनका शरीर एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रवाहित हो रहा था और उन्हें नश्वर साधना के बारे में कई बातें याद थीं। शुरुआती चीज थी साधना क्षेत्र। 7 नश्वर साधना क्षेत्र थे और उनमें से प्रत्येक को 10 चरणों में विभाजित किया गया था। उनके नाम थे यिन और यांग संग्रहण क्षेत्र, पृथ्वी आत्मा क्षेत्र, आकाश आत्मा क्षेत्र, नरक आत्मा क्षेत्र, स्वर्ग आत्मा क्षेत्र, शाही आत्मा क्षेत्र, दिव्य आत्मा क्षेत्र। काई अंततः अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग स्वयं पर करने में सक्षम हो गया और उसे पता चला कि वह स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण में था। उन्होंने इस पर आह भरी क्योंकि जिस समय उन्हें जरूरत थी उस दौरान उनके पास शक्ति नहीं थी। उसने ये देखने के लिए वापस टेलीपोर्ट किया कि समूह अभी भी वहीं था, लेकिन जैसा कि उसे उम्मीद थी वे चले गए थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग एक दायरे में करने की कोशिश की, लेकिन वहां रुकने से पहले ये केवल 20 मीटर तक ही बढ़ा। उसने बस आह भरी और अपनी कुछ तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या वह अभी भी उनका उपयोग कर सकता है। अपनी 2 सबसे कमजोर तकनीकों का उपयोग करने में उन्हें पूरा दिन लग गया क्योंकि पहली तकनीक के बाद उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना था। यह अच्छी बात थी कि मैंने इसे अपने खून से जोड़ा। 2 तकनीकों का उपयोग करने के बाद काई ने खुद से कहा। उसने अपना दाहिना अंगूठा काट लिया और आश्चर्य की बात है कि उसमें से सुनहरा खून निकला। ये चौंकाने वाला था क्योंकि यह केवल देवताओं की रगों में था। यदि काई की रगों में इचोर था तो इसका मतलब था कि उसका शरीर अभी भी आंशिक रूप से अमर था। दूसरी बात यह थी कि वह दैवीय आत्मा के दायरे में आए बिना भी वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग कर सकता था। लेकिन वह बाद में उसे खोजेगा क्योंकि उसने सुनहरा खून जमीन पर गिरा दिया और काई की गर्दन के चारों ओर हवा में लहरें उभर आईं। एक अजीब प्रतीक वाला एक सुनहरा पेंडेंट काई के गले में गिर गया। इसका रंग शुद्ध बैंगनी था और काई ने इस चीज को अपने जीवन से संजो कर रखा था और इस वजह से उसने इस चीज को अपने खून से बांध दिया था ताकि वह इसे कहीं भी बुला सके। इसके अंदर इतनी सारी चीजें थीं कि आपका होश उड़ जाएगा। इसका कारण यह था कि यह पेंडेंट स्पेस रिंग के स्पेस पेंडेंट संस्करण के रूप में भी काम करता था। लेकिन इसके एक पेंडेंट होने और उस एक अंगूठी होने के अलावा एकमात्र अंतर यह था कि इस पेंडेंट के अंदर अनंत भंडारण था। अगर मेरी रगों में अभी भी इचोड़ है तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझमें अभी भी इचोड़ है? जैसे ही काई ने अपने बाएं हाथ पर नजर डाली, उसकी आवाज धीमी हो गई। रूह, बैंगनी शिनिगामी यहाँ है। एक आदमी खुले मैदान में घुस गया जहां लोगों का एक समूह पार्टी कर रहा था। जब उन्होंने सुना कि उसने क्या कहा तो उन्होंने अपनी शराब की बोतलें जमीन पर गिरा दी और ऐसे भागे जैसे नरक उनका पीछा कर रहा हो। तभी जंगल के अंदर एक विस्फोट हुआ और उन्होंने भागना बंद कर दिया। ऐसा लगता था मानो उनके शरीर उनकी बात नहीं मानेंगे, चाहे वे कितनी भी हिलने डुलने की कोशिश करें। धुएं में से बैंगनी आंखों और बैंगनी बालों वाला एक युवक प्रकट हुआ। उसके होंठ एक शैतानी मुस्कान में सिकुड़ गए थे और उसकी आंखें उस समूह पर टिकी हुई थी जो डर से जमे हुए थे। तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझसे दूर भाग सकते हो? काई ने उस आदमी को उठाने से पहले मनोरंजक तरीके से कहा जिसने उसे पर्पल शिनिगामी कहा था। उसने साफ गति से उसे तोड़ने से पहले उसकी गर्दन पकड़ ली। कुछ लोग चिल्लाए लेकिन उनमें से कोई भी हिल नहीं सका। काई ने बेजान शरीर को जमीन पर फेंक दिया और दूसरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। और आइए पीछे मुड़कर देखें कि क्या हुआ। तारानकन तारानकन। खुद को पूरी तरह जांचने के बाद काई ने एक शहर ढूंढने का फैसला किया ताकि वह जिस ग्रह पर है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके।
दुर्भाग्य से अपनी आध्यात्मिक समझ के बिना काय अपने आसपास ये देखने में सक्षम नहीं था कि निकटतम शहर कहाँ है। बहुत सोचने के बाद काय ने पश्चिम दिशा की ओर जाने का फैसला किया क्योंकि वह पश्चिमी महाद्वीप पर था। ऐसा कुछ सोचने के उनके तर्क पर सवाल न उठाएं क्योंकि यह उनका सबसे अच्छा विचार था। रास्ते में उसका सामना कुछ आध्यात्मिक जानवरों से हुआ लेकिन उसने उन्हें अपनी उंगलियों के झटके से मार डाला। उनका शरीर अब आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था और उनके अंदर जबरदस्त शक्ति थी। अब वह कमजोर किसानों को आसानी से मार सकता था क्योंकि पहले की तुलना में उसके पास अपनी तकनीकों का उपयोग करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा थी। चूंकि वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, उसे अपने आसपास झाड़ियों की सरसराहट नजर नहीं आई। उनमें से 10 लोग कूद पड़े और काई को घेर लिया। अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या है? एक सुंदर युवक अकेले जंगल में घूम रहा है। तुम्हारे कपड़ों से पता चल रहा है कि तुम यहाँ के आसपास के नहीं हो। एक आदमी ने चेहरे पर कष्टप्रद मुस्कान के साथ कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे उससे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। जाओ उसे पकड़ लो और हम उसे एक कुलीन परिवार को गुलाम के रूप में बेच देंगे। उस आदमी ने अपने साथियों से कहा और उन्होंने विभिन्न हथियार निकाल लिए। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी बता सकता है कि ये लोग डाकू थे और इस आदमी के आदेश से वह उनका नेता था। शायद मुझे उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। जब काय उत्तर की ओर चलने लगा तो उसने मन ही मन बुदबुदाया। अरे क्या? नेता ने बोलना शुरू किया लेकिन उनका मुंह अपने आप बंद हो गया। काय ने उन्हें अपने हाथों से गोलाकार इशारा किया और उनकी गर्दन को अपनी उंगलियों से घुमाया। वे 90 डिग्री की स्थिति में आराम करने आए और उनके शरीर जमीन पर गिर गए। ऐसा सबके साथ हुआ सिवाय उस नेता के जो इससे इतना सदमे में था कि वह चीखना चाहता था लेकिन उसका मुंह नहीं खुला। फिर काय ने अपनी उंगलियां चटकाईं और बेजान शरीर धूल में बदल गए जो हवा से उड़ गए। काय ने उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। काय के चले जाने के बाद नेता अंततः बोल सके लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उनके पास जो कुछ भी देखा उसका वर्णन करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। वह भाग गया क्योंकि यही एकमात्र काम था जो वह कर सकता था। काय ने उसे जीवित छोड़ने का कारण ये बताया कि वह दूसरों को काय के बारे में बता सके और वे उससे डरें और उसे परेशान न करें। दुर्भाग्य से उसकी छोटी सी योजना विफल हो जाएगी। नेता दौड़कर डाकुओं के निकटतम समूह के पास गया और उन्हें बैंगनी आंखों वाली शिनिगामी के बारे में बताया जो उसने देखी थी। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उस पर हंसे। बाद में उन्होंने भी काय पर हमला करने का फैसला किया लेकिन उन्हें भी उस व्यक्ति के समूह के समान ही नुकसान उठाना पड़ा। उस नेता को छोड़कर जिसने इस जानकारी को अन्य डाकुओं के साथ साझा करने का निर्णय लिया था, सभी को मार दिया गया। अब जंगल में हर एक डाकू को काय के बारे में पता था और नेताओं ने क्या करना है ये तय करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हमें बस उससे बचना चाहिए और वह अंततः जंगल छोड़ देगा, एक नेता ने सुझाव दिया और उनमें से अधिकांश उससे सहमत हुए। लेकिन तभी एक मूर्ख लालची कमीने ने कुछ कहने का फैसला किया। उसके विवरण से मुझे लगता है कि वह एक शक्तिशाली प्रभाव वाला है जिसका अर्थ है कि वह अपने साथ विभिन्न खजाने ले जाएगा। यदि हम सभी अपनी ताकत मिलकर उसे मारने की कोशिश करें तो हम उन खजाने पर अपना हाथ जमा सकते हैं, लालची आदमी ने कहा और बाकी लोग अचेतन अवस्था में चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने खजाना सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया तो वे इसके साथ क्या करेंगे। वे सभी केवल अपने सबसे मजबूत कृषकों को ही अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हुए और उन्होंने काय की तलाश में जंगल की खोज शुरू कर दी। और उन्होंने उसे बहुत जल्दी ढूंढ लिया क्योंकि वह गोल गोल घूम रहा था। काय शायद अब तक के सबसे मजबूत कृषकों में से एक रहा होगा, लेकिन वह नेविगेट करने में बहुत खराब था। वह कभी भी दिशाएं एक समान नहीं रख सकता और इस प्रकार गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन जब उसने बड़ी संख्या में डाकुओं को अपनी ओर आते देखा तो वह सहम गया। मैं तुम दोनों को जीवित रहने देता हूं ताकि तुम उन्हें मेरे बारे में बता सको और तुम सब मुझसे दूर रहो, उसने उन 2 डाकू सरदारों की ओर देखते हुए निराश स्वर में कहा जिन्हें उसने जीवित छोड़ दिया था। आप वास्तव में सोचते हैं कि आप हम सभी को हरा सकते हैं? एक अन्य नेता हंसा और काय ने शैतानी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, बात यह है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, उसने हंसते हुए कहा और अपनी मुट्ठी भींच ली। जो आदमी अभी अभी बोला था वह चिल्लाने लगा क्योंकि उसकी आंखों, नाक और कानों से खून निकलने लगा। 1 मिनट के बाद उसका शरीर फट गया, उसके आंतरिक अंग और बहुत सारा खून निकटतम लोगों के समूह पर बिखर गया। बाकियों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन एक आदमी चुपचाप समूह से निकल गया। काय ने ये देखा और मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पकड़ने के लिए एक व्यक्ति मिला, काय ने कहा और अपनी मुट्ठी जमीन पर मार दी। एक विस्फोट हुआ और जमीन फट गई जिससे ऊपर खड़े सभी लोग निगल गए। तारांकन वर्तमान में वापस चलो, तुम्हें एक अच्छी धीमी यातनापूर्ण मौत देते हैं। काय ने अपनी उंगलियां चटकाईं और वहां मौजूद सभी लोग सो गए। उसने उन्हें एक दुस्वप्न में फंसा दिया था जहां उन्हें 100 से अधिक विभिन्न तरीकों से यातना देकर मारा जा रहा था। एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी लोग इसका अनुभव कर रहे थे।
जो डाकुओं को सावधान करने के लिए भागा था, वह वहीं जड़ होकर खड़ा हो गया। काई शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर बढ़ी और अपनी उंगलियों से उसके माथे को छुआ। जैसे ही काई ने उसे जिंदा जलाया, उस आदमी की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाने लगा। उसने दूसरों को भी मारने से पहले कुछ देर तक इसका अनुभव होने दिया। इसे साफ करने के बाद काई पश्चिम दिशा की ओर जाने लगा क्योंकि उसने उन लोगों की यादें चुरा ली थी जिन्हें उसने मार डाला था। अब वह इस दुनिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानता था और आश्चर्यजनक रूप से उनमें से कुछ काफ़ी मददगार थीं। नश्वर दुनिया में हर चीज़ को श्रेणियों में विभाजित किया गया था, चाहे वह खेती की तकनीकें हों, कीमिया की गोलियां हों या कलाकृतियां हों। तकनीक रैंक नश्वर ग्रेड, आत्मा ग्रेड, नरक ग्रेड, स्वर्ग ग्रेड, शाही ग्रेड और दिव्य ग्रेड थे। हालांकि एक सहस्राब्दी तक किसी ने भी दिव्य श्रेणी की खेती तकनीक नहीं देखी थी। हथियार रैंक थे आत्मा ग्रेड, शाही ग्रेड, दिव्य ग्रेड और अमर ग्रेड। उन्हें आगे 4 स्तरों में विभाजित किया गया: निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर और अंत में शिखर स्तर। कीमिया की गोलियों को केवल रैंक 1 की गोलियां, रैंक 2 की गोलियां इत्यादि में विभाजित किया गया था। उनमें कितनी अशुद्धियां थीं, इसके आधार पर उन्हें आगे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिन गोलियों में 80 से 99% अशुद्धियां थीं, उन्हें निम्न श्रेणी की गोलियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जिन गोलियों में 40 से 70% अशुद्धियां थीं, उन्हें मध्यम श्रेणी की गोलियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि 29 से 1% अशुद्धियों वाली गोलियों को उच्च श्रेणी की गोलियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अंततः जिन गोलियों में कोई अशुद्धियां नहीं होती थीं, उन्हें शुद्ध श्रेणी की गोलियां कहा जाता था। मनुष्य की स्मृतियों के अनुसार कई सदियों से अमर श्रेणी का हथियार नहीं देखा गया है, जबकि अंतिम शुद्ध श्रेणी की गोली लगभग 10,000 साल पहले बनाई गई थी। काई को स्वीकार करना पड़ा, ये काफ़ी निराशाजनक था। ऊपरी लोकों में हर चीज़ का निर्णय इस आधार पर किया जाता था कि उस चीज़ में कितनी शक्ति है। वैसे भी जानकारी डंप के बाद काई को अंततः वह हिस्सा मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। पश्चिमी महाद्वीप पर कुछ जियान परिवार का शासन था। इसके अलावा महाद्वीप पर कई संप्रदाय थे, लेकिन जो उन्हें मात देते थे वे 4 महान संप्रदाय थे: द अनडाइंग फ्लेम्स संप्रदाय, जो लोहार करने में माहिर है; लाल फूल संप्रदाय, जो कीमिया में माहिर है; असीम हथियार संप्रदाय, जो हथियारों में माहिर है; और अंत में ब्लू मून संप्रदाय, जो आश्चर्यजनक रूप से एक बहुउद्देशीय संप्रदाय था। बहुउद्देशीय संप्रदाय ऐसे संप्रदाय थे जो लगभग हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन इस कारण से वे आमतौर पर कमज़ोर होते थे क्योंकि वे एक विशेष के बजाय अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते थे। का इस समय स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण में था और यदि वह इस ग्रह को छोड़ना चाहता था तो उसे दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना होगा, क्योंकि यह इस ग्रह पर प्राप्त होने वाला उच्चतम क्षेत्र था। लेकिन ये केवल काई के लिए सच था। यदि उसे अनुमान लगाना होता तो इस ग्रह पर जो सर्वोच्च क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता था वह शाही आत्मा का क्षेत्र होता, और वह सदियों की खेती के बाद था। लेकिन अगर ब्लू मून संप्रदाय वास्तव में एक बहुउद्देशीय संप्रदाय होता तो उसे वहां कुछ दोहरे साधक मिल सकते थे जो उसकी खेती को आगे बढ़ाने में मदद करते, और इसके अलावा उन्हें दोहरी खेती पसंद थी, इसलिए यह फायदे का सौदा था। तो उसके बाद काई ने ब्लू मून संप्रदाय की ओर जाना शुरू कर दिया, और चूंकि उसने जंगल में हर एक डाकू को मार डाला था, इसलिए उसकी यात्रा लगभग शांतिपूर्ण थी। वह 3 दिन की यात्रा के बाद संप्रदाय में पहुंचा और उसने अपने सामने की इमारतों को देखा। ये संप्रदाय एक बड़े दायरे में फैला हुआ था और इसके पीछे कई इमारतें दिखाई देती थीं। पूरे संप्रदाय का रंग नीला था क्योंकि यह रंग इसके नाम से लिया गया था। संप्रदाय का प्रतीक एक अर्धचंद्र था जो संप्रदाय के शीर्ष पर स्थित था। प्रवेश द्वार के पास एक तख्ती लटका दी गई थी जिस पर लिखा था कि सांप्रदायिक प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी क्योंकि प्रवेश परीक्षा के कारण वे आसानी से संप्रदाय में शामिल हो सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि वह बाहरी दरबार के शिष्य के रूप में शुरुआत नहीं करना चाहते थे। यदि वह अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता था तो काई को आकाश आत्मा क्षेत्र या उससे ऊपर की लड़कियों के साथ साधना करनी होती थी। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि उसके पास और भी कम लड़कियां होंगी जो उसके लिए उपयोगी होंगी। लेकिन उन्होंने जितने भी बाहरी दरबारी शिष्यों को देखा वे या तो यिन यांग संग्रहण क्षेत्र में थे या अधिक से अधिक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में थे। काई पंजीकरण डेस्क पर गया जहां एक युवा दिखने वाली महिला बैठी थी। उसके चॉकलेट भूरे बाल और गहरी काली आंखें थीं। वह उबे हुए भाव के साथ वहां बैठी थी जैसे वह कहीं और जाना चाहती हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महिला ने नीला रंग का लबादा पहना हुआ था। उसने काई की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। काई की शक्ल, सूरत और कपड़े इस दुनिया के नहीं थे, जो निस्संदेह सच था। काई को इसकी आदत थी। वह जहां भी जाते लोग उन्हें घूर कर देखते। महिलाएं उसे चाहत से देखती थीं जबकि पुरुष ईर्ष्या से। कई लोगों ने उस पर हमला किया था। पुरुष उसे मारने की उम्मीद कर रहे थे और महिलाएं बलात्कार की उम्मीद कर रही थीं। लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी उसके द्वारा मारे गए। प्रवेश परीक्षा के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? काई ने लापरवाही से पूछा। महिला अपनी घबराहट से बाहर निकली और अपना गला साफ किया।
केवल आवश्यकता यह है कि आपकी आयु 20 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। महिला ने कहा। और आंतरिक दरबार का शिष्य बनने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? काई के सवाल पर महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अनिच्छा से उत्तर दिया, आंतरिक दरबार का शिष्य होने के लिए न्यूनतम आवश्यकता यह है कि आपको पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 8वें चरण में होना चाहिए और 40 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। जहां तक मुख्य शिष्यों का सवाल है, आपकी साधना कम से कम आकाश आत्मा क्षेत्र के 8वें चरण में होनी चाहिए और आपकी उम्र 70 से कम होनी चाहिए। काई ने सिर हिलाया। मैं संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं और आंतरिक दरबार का शिष्य बनना चाहता हूं। काई ने गंभीर भाव से कहा। महिला अवाक रह गई। काई ऐसा लग रहा था जैसे वह 19 साल का हो। यदि वह इतनी कम उम्र में पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 8वें चरण तक पहुंच गया था तो वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। महिला को समझ में नहीं आया कि उसके जैसा कोई व्यक्ति इतने कमजोर संप्रदाय में क्यों आएगा जबकि उसे अन्य 3 महान संप्रदायों द्वारा स्वीकार किया जा सकता था। उसने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी कि काई जैसे युवा व्यक्ति की खेती उससे अधिक होगी। अंत में उसे विश्वास हुआ कि यह उसके पास मौजूद खजाने के कारण था। इसका मतलब यह था कि काई बहुत शक्तिशाली पृष्ठभूमि से था क्योंकि आपकी खेती को छुपाने वाले खजाने दुर्लभ थे। मेरा नाम कियाना है और मैं बाहरी अदालत संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ। यदि आप वास्तव में पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में हैं तो मैं आपको आंतरिक अदालत शिष्य के रूप में संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दूंगा, कियाना ने कहा। काई ने इसकी परवाह नहीं की और बस अपनी आभा जारी कर दी। उसने जानबूझकर इसे आकाश आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण तक जारी किया ताकि कियाना का जबड़ा जमीन पर गिर जाए। ब्लू मून संप्रदाय जैसे संप्रदाय में ऐसी प्रतिभा क्या कर रही थी? कृपया यहीं रुकें, मैं संप्रदाय के गुरुओं से बात करूंगा और फिर तुम संप्रदाय में शामिल हो सकते हो, कियाना ने कहा और जल्दी से चली गई। जैसे ही उसे वह प्रतिक्रिया मिली जो वह चाहता था, वह ध्यान की स्थिति में बैठ गया और साधना करना शुरू कर दिया क्योंकि वह और कुछ नहीं कर सकता था। तारांकन तारांकन, संप्रदाय स्वामी, कियाना ने कहा और संप्रदाय के स्वामी के कमरे की ओर भागी। ये संप्रदाय कई भागों में बंटा हुआ था। बाहरी दरबार के शिष्य बाहरी दरबार में रहते थे, आंतरिक दरबार के शिष्य आंतरिक दरबार में रहते थे और मुख्य शिष्य केंद्रीय दरबार में रहते थे। अन्य हिस्से एक विनिमय केंद्र, मिशन हॉल, मेडिसिन हॉल, खेती मंडप आदि के लिए समर्पित थे। तब संप्रदाय का गुरु मंडप था जहां संप्रदाय के कुलपिता और कुलमाता रहते थे। सामान्यतः अन्य संप्रदायों में एक ही संप्रदाय का स्वामी होता था, लेकिन ब्लू मून संप्रदाय ने एक विशेष अपवाद बनाया क्योंकि संप्रदाय के स्वामी दोहरे कृषक थे। कौन हमें बीच में रोकने की हिम्मत करता है? एक आवाज गरजी। इससे पता चला कि संप्रदाय के स्वामी खेती कर रहे थे, जो कोई असामान्य बात नहीं थी। कोई भी अन्य महिला शर्मा जाती, लेकिन कियाना को इसकी आदत थी। वास्तव में ब्लू मून संप्रदाय में हर कोई इसका आदी था। कियाना ने संप्रदाय के स्वामी का दरवाजा खटखटाया और कमरे में प्रवेश किया। ब्लू मून संप्रदाय के कुलपति और कुलमाता दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और चादरें उनके शरीर को ढक रही थीं, लेकिन ढकना एक अतिशयोक्ति थी। कियाना आसानी से पितृसत्ता की कठोर छड़ी को देख सकती थी, जबकि कुलमाता के स्तन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इस जूनियर का नाम कियाना है और मैं प्रवेश परीक्षा का प्रभारी बाहरी अदालत का बुजुर्ग हूँ। एक 19 वर्षीय बच्चा अभी यहाँ आया और संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहा। मैं उसे परीक्षा हॉल में भेजने ही वाला था कि अचानक वह मुझसे आंतरिक दरबार का शिष्य बनने की आवश्यकताओं के बारे में पूछा, कियाना ने कहा। संप्रदाय के गुरुओं ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कियाना को जारी रखने का इशारा किया। मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने मुझसे पूछा कि क्या वह इसमें शामिल हो सकता है। मैं पहले अनिच्छुक था, लेकिन जब मैंने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की तो मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसका मतलब है कि उसके पास एक खजाना है जो छिपा हुआ है, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा। मैंने उनसे अपनी खेती दिखाने के लिए कहा और जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं चौंक गया और सीधे यहाँ आ गया। संप्रदाय के गुरु अब सतर्क हो गए और कुलगुरु ने उनसे पूछा, उनका साधना क्षेत्र क्या था? वह एस का स्पिरिट क्षेत्र के 5वें एस चरण पर था। कियाना हकलाने लगी। क्या? संप्रदाय के गुरुओं ने दहाड़ लगाए और अनजाने में अपनी आभा छोड़ दी। ब्लू मून संप्रदाय के गुरुओं के पास अन्य संप्रदाय के गुरुओं की तरह उच्च साधना स्तर नहीं थे, लेकिन वे अभी भी कियाना से आगे थे और उनकी आभा ने उसे डरा दिया था। ओह क्षमा करें। संप्रदाय के गुरुओं ने माफ़ी मांगी क्योंकि उन्होंने कियाना के चेहरे पर आतंक की अभिव्यक्ति देखी और उनकी आभा पीछे हट गई। अब सवाल यह है कि ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा हमारे संप्रदाय में क्या कर रही है? मुझे नहीं लगता कि वह हमारा इतिहास जानता है, कुलमाता ने जिज्ञासा से पूछा। कियाना ने कंधे उचकाए क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसे अचानक याद आया कि वह उसके कपड़ों के बारे में भूल गई थी। उसने बिल्कुल अलग कपड़े पहने हुए थे। मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। शायद वह किसी शाही परिवार से है।
संप्रदाय के गुरुओं को इस व्यक्ति में और भी अधिक रुचि थी। चलो उसका स्वागत करें और फिर हम तय करेंगे कि उसे अंदर आने देना है या नहीं, कुलपति ने कहा और कियाना को जाने के लिए कहा ताकि वे कपड़े पहन सकें। काई को इस बारे में पता नहीं था और उसे जानते हुए भी उसे ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वे उसे या किसी चीज़ को पकड़ने का निर्णय लेते हैं तो वह बस उसकी उंगलियां तोड़ सकता है और उन्हें धूल में मिला सकता है। काई शांति से बैठी धूप या दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य देवी के बारे में सोच रही थी। उसे अब भी वह गर्मजोशी याद है जो उसे तब महसूस हुई थी जब उसने पहली बार उसे गले लगाया था। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच सूर्य के साथ संभोग कर रहा हो। लेकिन अचानक किसी ने उसे हिलाया और उसकी व्याकुलता को तोड़ दिया। काई ने अपनी आंखें खोली और देखा कि 3 लोग उसे घूर रहे थे। उनमें से एक थी कियाना। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, काई उन्हें नहीं जानता था और जब तक वह संप्रदाय में शामिल होने में सक्षम था उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनमें से एक कमर तक लंबे नीले बालों वाली एक महिला थी। उसकी आंखें बर्फीली नीली थीं और अगर वह आपकी ओर घूर कर देखती तो शायद आप बेहोश हो जाते। दूसरा व्यक्ति हल्के भूरे बालों और गहरी आंखों वाला एक भारी भरकम आदमी था। वे दोनों उसे दिलचस्पी भरे भावों से देख रहे थे जबकि कियाना चुपचाप पृष्ठभूमि से उन्हें देख रही थी। काई ने उन पर अपनी आध्यात्मिक समझ का प्रयोग किया क्योंकि वह उनकी शक्ति के स्तर की जांच करना चाहता था। पुरुष नरक आत्मा क्षेत्र के 4थे चरण में था और महिला उसी क्षेत्र के 6ठे चरण में थी। काई को उनके शरीर पर यिन और यांग क्यूई के निशान मिले जो उन्हें दोहरे कृषक के रूप में चिन्हित करते थे। हालांकि दोहरे कृषक आमतौर पर अपनी खेती में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये लोग केवल औसत स्तर पर थे। इसकी शुद्धता और ऊर्जा के आधार पर एक दोहरा कृषक अपनी खेती को तेजी से बढ़ा सकता है। हालांकि सामान्य लोग यिन यांग क्यूई में मौजूद ऊर्जा का केवल 20 से 30% ही अवशोषित करते हैं। ऊपरी क्षेत्रों में भी केवल 5 कृषक ही 100% ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम थे। उनमें से एक निश्चित रूप से काई था। केवल 20% ऊर्जा खपत के साथ आप हरम अधिपति नहीं बन जाते। वैसे भी काई ने कियाना पर भौहें चढ़ा दीं। क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? उस आदमी ने अपनी छाती फुलाते हुए पूछा, ये सोचकर कि काई उसके घुटनों पर गिर जाएगी और उसकी पूजा करना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं नहीं जानता क्योंकि आपने अपना परिचय नहीं दिया, काई ने उत्तर दिया। यह इस प्रश्न का सबसे तार्किक उत्तर था और काई ने इसका उपयोग करना चुना। वह आदमी चकित हो गया। आमतौर पर ज्यादातर लोग उनके भारी भरकम फिगर को देखकर उनसे डरते थे, लेकिन यहाँ एक 19 साल का बच्चा उसकी आंखों में देख रहा था। हालांकि असली चौंकाने वाली बात यह थी कि बच्चे की आंखें खतरनाक लग रही थीं। वह आदमी लगभग उन्हें चमकता हुआ देख सका और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। आप जानते हैं कि वह सही है। मेरा नाम रियांग है और उसका नाम जंग जुनजुन है। हम ब्लू मून संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी हैं। महिला ने अचानक उस आदमी को पीछे धकेल दिया और अपना परिचय देने के लिए आगे बढ़ी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर काई खड़ा हुआ और उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम काई है। कियाना और संप्रदाय के गुरुओं ने उसे घूर कर देखा। वह एक परिचय था, लेकिन काई के लिए उसका नाम ही सबसे अच्छा परिचय था। खांसी कियाना ने हमें बताया कि आप आकाश आत्मा क्षेत्र में थे। क्या आप कृपया हमें अपनी खेती दिखा सकते हैं? जैसा कियाना ने कहा था, संप्रदाय के गुरु काई की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम नहीं थे और वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या काई के पास वास्तव में आकाश आत्मा क्षेत्र की खेती थी। उसने बस कंधे उचकाए और अपनी खेती जारी कर दी। उनकी साधना आकाश आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण तक बढ़ गई और वहीं रुक गई। संप्रदाय के गुरुओं ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कियाना सच कह रही थी। तो काई, तुम इस संप्रदाय में क्यों शामिल होना चाहते हो? जुनजुन ने पूछा। मैं अपने साथ खेती करने के लिए दोहरे कृषकों की तलाश कर रहा हूँ, काई ने उत्तर दिया। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। उसके उत्तर पर दोनों संप्रदायों के गुरुओं की भौहें तन गईं। ये सच है कि उनके संप्रदाय में कुछ दोहरे साधक थे, लेकिन उनकी तुलना शायद इस बच्चे से नहीं की जा सकती थी। अब ये तय हो गया है कि वह संप्रदाय के इतिहास के बारे में नहीं जानते। जुनजुन ने एक आध्यात्मिक संदेश का उपयोग करते हुए रियांग से पूछा। मुझे लगता है वह सच कह रहा है। यह मत भूलो कि भले ही उसकी खेती ऊंची है, वह दोहरा कृषक है। बिना किसी पृष्ठभूमि के दोहरे कृषक युद्ध में उतने मजबूत नहीं होते हैं और आमतौर पर अपने सिर के बजाय निचले हिस्से से सोचते हैं। अगर हम उसे अपने पक्ष में ला सकें तो यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। रियांग एक चतुर महिला थी और जुनजुन उससे सहमत थी। आमतौर पर यदि कोई आंतरिक दरबार का शिष्य बनना चाहता है तो उसे कुछ मिशन पूरे करने चाहिए। इसके अलावा उन्हें आंतरिक दरबार के शिष्य के साथ युद्ध करना पड़ता है। लेकिन चूंकि कोई भी आपके बारे में नहीं जानता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करने जा रहा है। तुमसे युद्ध करो, जुनजुन ने सोच समझकर कहा। आप जानते हैं कि यदि आपने इतनी अनिच्छा दिखाई तो मैं यह संप्रदाय छोड़ सकता हूँ, काई ने टिप्पणी की, क्योंकि ये लोग उसका समय बर्बाद कर रहे थे।
और फिर आप कहाँ जाएंगे? हम महाद्वीप पर एकमात्र संप्रदाय हैं जिसमें दोहरे कृषक हैं। रियांग ने नाक भान सिकुड़ी और मुस्कुराया। यह महिला, वह काफ़ी होशियार है और वह इस बारे में सही हो सकती है कि यह एकमात्र जगह है जहां दोहरे कल्टीवेटर थे। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काई ने मुस्कुराते हुए सोचा। हालांकि इस दुनिया में दोहरी खेती को नापसंद नहीं किया जाता था। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें कामुक गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। हालांकि ऊपरी लोगों में ऐसी कोई भावना नहीं थी और वह चाहते थे कि उनका पुनर्जन्म ऐसी जगह पर होता। पुनर्जन्म की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हुआ, ये निश्चित रूप से पुनर्जन्म नहीं है। काई ने संप्रदाय के गुरुओं को उत्तर देते हुए सोचा। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां मैं महिलाओं को अपने साथ खेती करने के लिए बुला सकता हूं और मैं ऐसी चीज़ें भी खरीद सकता हूं। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। संप्रदाय के गुरुओं की त्योरियां चढ़ते ही उसने अपने होठों को तेजी से सिकुड़ते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप सामान्य रूप से प्रवेश परीक्षा दें और हम आपको 1 वर्ष में कोर्ट शिष्य के रूप में पदोन्नत कर देंगे। रियांग ने आखिरकार कहा क्योंकि यह उसका सबसे अच्छा विचार था। और इसके अलावा उसने सोचा कि उसकी योजना पूर्ण प्रमाण थी क्योंकि वे उस वर्ष काई को संप्रदाय के प्रति वफादार बना देंगे और इसके अलावा अन्य लोग उसे जान सकेंगे और वह बिना किसी कठिनाई के लड़कियों के साथ संबंध बना सकेगा। दुर्भाग्य से इसका उल्टा असर हुआ। कई लोगों ने काई को अपने परिवारों या संप्रदायों में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी असफल रहे थे। हार मानने से पहले एक परिवार ने 5000 वर्षों तक प्रयास किया था। अगर वे परिवार इतने सालों में उसे समझाने में सक्षम नहीं थे, तो इन लोगों को हार मान लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी समय लगेगा जो मेरे पास नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो, अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि कोई यहाँ मेरी उपस्थिति पर सवाल उठाएगा, तो मैं प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी लोगों को हरा सकता हूँ और कोई भी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता। समझे? काई ने संप्रदाय के गुरुओं को घूरते हुए पूछा, उसकी आवाज़ में खतरनाक धार थी। संप्रदाय के गुरु इससे थोड़े आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे जानते थे कि काय ऐसा करने में सक्षम हो सकता है क्योंकि उसकी साधना अधिक थी और ईमानदारी से कहें तो ये बच्चा उन्हें डराने लगा था। आपके पास निर्णय लेने के लिए 2 सेकंड हैं या मैं जा रहा हूँ, काई ने जोड़ा क्योंकि वह जानता था कि इससे उनके निर्णय में तेजी आएगी। हम एक शर्त पर इस पर सहमत होंगे। यदि आप परीक्षा देने वाले सभी लोगों को नहीं हरा सकते हैं, तो आपको शपथ लेनी होगी कि आप संप्रदाय के प्रति वफादार रहेंगे। रियांग ने आखिर में सिर हिलाते हुए कहा, प्रवेश परीक्षा कब खत्म होगी बस मुझे बताना। काई ध्यान मुद्रा में बैठ गई और साधना करने लगी। कियाना जो पूरे समय सब कुछ देख रही थी, काई के प्रस्ताव से हैरान थी। वह उसे चेतावनी देना चाहती थी लेकिन जानती थी कि संप्रदाय के स्वामी पहले ही इस पर सहमत हो चुके थे। उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन वह उसे यह बताने वाली कौन थी? तारांकन 2 घंटे बाद कियाना परीक्षा हॉल से वापस आई और काई को बताया कि परीक्षा अब समाप्त हो गई है। फिर उसने उससे अपने पीछे आने को कहा और वे दोनों परीक्षा हॉल की ओर चलने लगे। वे कुछ मिनट बाद परीक्षा हॉल में पहुंचे जब काई ने इसकी जांच की। परीक्षा हॉल वास्तव में 2 फुटबॉल मैदानों के आकार का एक विशाल मैदान था। 20 वर्ष से कम उम्र के लगभग 5000 लोग एक साथ इकट्ठे थे और परीक्षा हॉल में प्रवेश करते समय वे काई को घूर रहे थे। संप्रदाय के आचार्य भी वहां थे। उन्होंने उनसे कहा था कि यदि काई के हमले के बाद उनमें से एक भी खड़ा होने में कामयाब रहा, तो उन सभी को संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सभी ने काई को उसकी मूर्खता के लिए धन्यवाद दिया। उनके लिए अज्ञात, काई उन्हें बर्बाद करने वाला था। काई के पास ऑरा मैनिपुलेशन नाम का हुनर था। काई इसे 2 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। वह इसे एक निष्क्रिय कौशल के रूप में उपयोग कर सकता था जिसमें कोई भी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना को महसूस नहीं कर पाएगा। दूसरे तरीके में वह अपनी आभा को छुपाते हुए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। दूसरे शब्दों में, यदि काई ने अपनी स्वर्ग आत्मा क्षेत्र की खेती जारी कर दी, तो अन्य लोग अभी भी आकाश आत्मा क्षेत्र में काई की आभा देखेंगे। ठीक है, मैं और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता, काई ने कहा और अपनी आभा जारी की। जैसा कि उन्होंने कहा था, सभी ने आकाश आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण में काई की आभा देखी। काई ने अपना दाहिना हाथ गोलाकार में घुमाया और हर कोई सतर्क हो गया। अचानक माहौल ठंडा हो गया। सभी ने खुद को गले लगा लिया और भय से काई की ओर देखा। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह हमला करने ही वाला था कि कब वह छींक आ गई। सभी लोग उड़ गए और हवा में ही जम गए। काई ने अपनी नाक साफ की और उन्हें घूर कर देखा। मैंने अपने कौशल का भी उपयोग नहीं किया और यह हो गया। शायद मुझे ऐसी हरकतें करते समय छींकने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसने कंधे उचकाए और संप्रदाय के गुरुओं की ओर देखा, जो शांत नहीं थे क्योंकि वे सुरक्षित दूरी पर खड़े थे। संप्रदाय के गुरुओं ने उसे देखा और सोचा कि वह पागल है। एक छींक में इतनी ताकत! यदि काई ने अपने कौशल का उपयोग किया होता तो क्या होता?
वे ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचने से डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि काई के इस कदम से पूरा संप्रदाय उड़ जाएगा। 5,000 लोगों को ठीक से जमा देने के बाद काई ने शांति से जुनजुन और रियान को देखा। वे इतने भयभीत थे कि जब काई ने उनकी ओर देखा तो वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। वह अनजाने में था। काई ने संप्रदाय के गुरुओं को बताया और चलने लगा। वाह, कहाँ जा रहे हो? जुनजुन ठंड के कारण या शायद काई के कारण हकलाने लगा। आंतरिक न्यायालय के लिए। काई रुका और स्पष्ट उत्तर दिया, क्या तुम पागल हो? इन लोगों के बारे में क्या? रियांग ने जमे हुए लोगों की ओर देखा। काई ने आह भरी और ऊर्जा को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके हाथ की हथेली में संगमरमर के आकार का एक छोटा आग का गोला दिखाई दिया। उसने उसे आकाश की ओर फेंका और आग का गोला अचानक चमकने लगा। इससे अत्यधिक मात्रा में गर्मी निकली। सभी जमे हुए लोग अचानक पिघल गए और जमीन पर गिर गए। उनके सारे कपड़े गीले थे और उनके बाल कांटों में खड़े थे। कुछ ही मिनटों में उनके शरीर और कपड़े सूख गए। ऐसा करने के बाद काई चला गया। संप्रदाय के गुरु भय से उसकी ओर देखने लगे। आखिरकार उन्होंने उससे इतना राक्षस होने की उम्मीद नहीं की थी। काई कियाना से पूछने के लिए पंजीकरण डेस्क पर पहुंची कि आंतरिक अदालत कहाँ है। जब उसने काई को देखा तो वह उबे हुए भाव के साथ वहां बैठी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं पास हो गया, कृपया मुझे दिखाएं कि भीतरी दरबार कहाँ है। काई उसके पास गया और अच्छे से पूछा। कियाना को इससे झटका लगा, लेकिन संप्रदाय के गुरुओं ने काई के परीक्षण को व्यक्तिगत रूप से देखा था, इसलिए वह इस तरह की किसी बात पर झूठ नहीं बोलेंगे। हम वहां जाएंगे, लेकिन पहले आपके लिए कुछ कपड़े ले आएं, कियाना ने कहा और चलने लगी। काई ने कंधे उचकाए और उसके पीछे चली गई। पूरा संप्रदाय नीला था, नीला नीला जैसा, दीवारों से लेकर छत तक, वस्त्रों से लेकर लगभग हर चीज तक। काई को नीला रंग पसंद था, लेकिन उसके लिए यह देखना बहुत मुश्किल था कि सब कुछ नीले रंग में है। कियाना उसे मिशन हॉल में स्थित एक्सचेंज सेंटर में ले गई। यह एक विशाल स्टॉल था जहां शिष्य वस्तुओं के बदले संप्रदाय के बिंदुओं का आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन इसका एक और उपयोग था। यदि शिष्य अपना पद उन्नत करवाना चाहते हैं तो वे यहां आ सकते हैं। नए शिष्यों को यही वस्त्र प्राप्त हुए। उन्हें संप्रदाय का टोकन भी प्राप्त हुआ। काले बालों और हरी आंखों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां शांति से बैठा था। कियाना को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आते हुए देखकर जिसे वह नहीं जानता था, उस आदमी ने बस एक हल्का नीला वस्त्र और उस पर क्रिसेंट चंद्रमा के प्रतीक के साथ एक टोकन निकाला। हमें उस एल्डर मिंग की आवश्यकता नहीं है, कृपया आंतरिक दरबारी शिष्य का वस्त्र निकाल लें, कियाना ने वस्त्रों पर नजर डालते हुए कहा। इससे एल्डर मिंग को वापस ले लिया गया, लेकिन उसने फिर भी वही किया जो कियाना ने कहा था और उसे एक गहरा नीला वस्त्र सौंपा। कियाना ने संप्रदाय का टोकन भी लिया और काई को उसका अनुसरण करने के लिए कहा। एल्डर मिंग ने काई को ध्यान से देखा, लेकिन वह पहले ही कियाना का एक्सचेंज सेंटर से बाहर पीछा कर चुका था। बाहरी दरबार के शिष्यों के पास हल्के नीले रंग के वस्त्र होते हैं और आंतरिक दरबार के शिष्यों के पास गहरे नीले रंग के वस्त्र होते हैं, जबकि मुख्य शिष्यों के पास जेड रंग के वस्त्र होते हैं। जहां तक संप्रदाय के गुरुओं और बुजुर्गों की बात है, हम सभी के पास शाही नीले रंग के वस्त्र हैं। एकमात्र अंतर हमारी बेल्ट का है। संप्रदाय के गुरुओं के पास सुनहरे रंग की पट्टी होती है, बाहरी दरबार के बुजुर्गों के पास काले रंग की पट्टी होती है, आंतरिक दरबार के बुजुर्गों के पास चांदी होती है, जबकि मुख्य दरबार के बुजुर्गों के पास लाल रंग की पट्टी होती है। कियाना ने समझाया और वस्त्र किया को सौंप दिए। काई को वस्त्र पसंद नहीं थे क्योंकि वे बहुत पुराने जमाने के थे, लेकिन उनका विस्तार केवल उन्हीं तक था। जब उनके कुछ साथी लबादे पहनते थे तो उनमें वे बेहद खूबसूरत लगते थे, इसलिए उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। जहां तक वस्त्रों की बात है, उसने उन्हें बस अपने पेंडेंट के अंदर फेंक दिया। काई की ओर देखते ही कियाना को खांसी हुई, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। अब यह एक संप्रदाय का प्रतीक है, कियाना ने 1 मिनट बाद कहने का फैसला किया और टोकन काई को सौंप दिया, जिसने इसे अपने पेंडेंट में फेंक दिया। जब आप संप्रदाय के लिए मिशन पूरा करते हैं तो आप संप्रदाय अंक या स्पिरिट स्टोन के रूप में इनाम ले सकते हैं। आप विभिन्न उपयोगी चीज़ों के लिए संप्रदाय बिंदुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। संप्रदाय टोकन ये भी साबित करता है कि आप हमारे संप्रदाय के सदस्य हैं, कियाना ने समझाया। हम और कुछ तुम मुझे बताना चाहते हो? काई ने एक पल के लिए कियाना की तरह पूछा। मुझे पता है कि आप दोहरी संस्कृति वाले हैं, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ। चूंकि आप अचानक एक आंतरिक दरबारी शिष्य बन गए हैं, बहुत से लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे और लड़कियां आपके साथ खेती नहीं करना चाहेंगी, चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों न हो हैं। इसके बारे में कुछ अफवाहें हो सकती हैं, इसलिए मुझे आशा है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काई के मुस्कुराने पर कियाना ने समझाया। अगर मैं अफवाहों के बारे में चिंतित होता तो मैं दोहरी खेती करने वाला नहीं बनता। जैसे ही कियाना ने सिर हिलाया, उसने उत्तर दिया, क्या आपके पास दोहरी साधना के अलावा कोई विशेष प्रतिभा है? कियाना ने पूछा, क्योंकि वह उसकी थोड़ी मदद करना चाहती थी। मुझमें कई प्रतिभाएं हैं जिन्हें आप धीरे धीरे खोज लेंगे।
जहाँ तक उनमें से एक की बात है, मैं कह सकता हूँ कि आप दोहरी प्रतिभा वाले भी हैं। कियाना की आंखें चौड़ी हो गईं तो काई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इसके बारे में सही हो सकते हैं। वैसे भी अपनी नौकरी पर वापस जाने से पहले मैं आपको संप्रदाय के गुरु के बारे में थोड़ा बताऊंगा। कुछ शताब्दियों पहले ब्लू मून संप्रदाय एक दोहरी खेती संप्रदाय हुआ करता था और इसमें कई मजबूत दोहरी खेती थी तकनीकें। वे अन्य महान संप्रदायों और महान परिवारों को धमकी देने के लिए काफ़ी मजबूत थे। जाहिर तौर पर उनके लालच ने उन पर कब्जा कर लिया था क्योंकि उन्होंने जियान परिवार को हराकर महाद्वीप पर शासन करने की कोशिश की थी। लेकिन जियान परिवार के बीच एक छिपी हुई शक्ति थी जो अकेले ही संप्रदाय को हराने में कामयाब रही। उस दौरान जियान परिवार के शासक ने हमारे संप्रदाय पर दोहरी खेती तकनीकों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उनकी बेटी, वर्तमान जियान परिवार के पूर्वज, के सिंहासन पर आने के बाद उन्होंने उस नियम को हटा दिया। ब्लू मून संप्रदाय को दोहरी खेती तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन छोटे पैमाने पर, जबकि अधिकांश शक्तिशाली लोगों को संप्रदाय से हटा दिया गया था। संप्रदाय को भी बहुउद्देशीय संप्रदाय बनने पर मजबूर होना पड़ा और इतने समय के बाद हम एक सप्ताह संप्रदाय बन गए हैं। इसलिए यदि आप कभी किसी अन्य महान संप्रदाय से मिलेंगे तो वे या तो आपको चिढ़ाएंगे या आपका फ़ायदा उठाएंगे। कृपया उनसे दूर रहें। कियाना ने अपनी बात समाप्त की और काई ने सिर हिलाया और उसे धन्यवाद दिया। मैं इस क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहूँगा जो मेरा फ़ायदा उठा सकेगा, लेकिन वह शायद ये कहानी बताने के लिए जीवित नहीं रहेगा। काई ने मन ही मन बुदबुदाया और चेहरे पर शैतानी मुस्कान लेकर चला गया। कियाना ने उसे उसके घर के सामने छोड़ दिया था और वह उसमें घुस गया। ये 2 कमरे और बाथरूम का सेट था। दोनों कमरों में नीली चादरों वाला एक बड़ा डबल बेड था। दरअसल कमरे में हर चीज़ नीली थी, चाहे वह कुर्सियाँ, मेज, बिस्तर या जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं। काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कमरे और उसके अंदर मौजूद चीज़ों का रंग बदलकर काला कर दिया। वह बिस्तर पर बैठ गया और अपनी लिखी एक किताब के बारे में याद करने लगा। किताब का नाम था काइज मैनुअल 101, महिलाओं को कैसे प्रभावित करें और उन्हें सेक्स के लिए प्रेरित करें। उन्होंने महिला को प्रभावित करने के कई तरीके लिखे थे। इस पुस्तक से स्वयं दिव्य सम्राट भी आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में उन्होंने इसे तब लिखा था जब वह मात्र 150 वर्ष के थे, इसलिए उस समय वह काफ़ी युवा थे। शायद मुझे एक मसाज सेंटर शुरू करना चाहिए। नहीं, ये बहुत विकृत है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी मेरी मालिश को टुकड़ों में बंटे बिना संभाल सकता है। काई ने सोचा, शायद मुझे कुछ खजाने बेचने चाहिए। नहीं, यह मेरे पैसे का घमंड करने जैसा होगा। मैंने उस किताब में और क्या लिखा था? उसे शायद ही याद हो कि उसने किताब में क्या लिखा था क्योंकि उसे इसे पढ़े काफ़ी समय हो गया था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने एक महिला को प्रभावित करने के लिए ऐसे घटिया तरीके क्यों लिखे थे। शायद जब उसने ये लिखा था तो वह नशे में था, जो असंभव था क्योंकि काई कभी भी नशे में नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसी बातें सोचने के लिए आप एक युवा व्यक्ति के दिमाग को दोष नहीं दे सकते, यदि 150 वर्ष के व्यक्ति को एक युवा व्यक्ति के रूप में गिना जा सकता है। अपने अतीत को याद करते करते अचानक उसे एक महिला को प्रभावित करने का एक बहुत अच्छा तरीका याद आ गया। तकनीक 14, डॉक्टर बने और उसकी योनि की पूरी सर्जरी करें। बस नाम के बारे में ज़्यादा मत सोचो। उनके युवा मन में सदैव विकृत विचार आते रहते थे और वे विचार उपयोगी सलाह के रूप में उस पुस्तक में लिखे जाते थे। वैसे भी इस तकनीक में व्यक्ति को बस एक महिला को उसकी समस्या से ठीक करना होता है। बाद में वह आपके पास जरूर लौटेगी ताकि आपको धन्यवाद दे सके। लेकिन ऐसा नहीं था कि वे आपको अपने शरीर से धन्यवाद देंगे, लेकिन आप उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं और वोइला, आपको उनके साथ सेक्स करने का मौका मिल सकता है। खैर, काई के साथ ऐसा हुआ, लेकिन शायद इसकी वजह ये थी कि उसने अपने मरीज को कुछ ज़्यादा ही खुश कर दिया था। वह खड़ा हुआ और अपने कमरे से बाहर चला गया। वह भीतरी आंगन में एक अच्छी खुली जगह पर गया और हवा में कुछ अक्षर उकेर दिए। काई की उपचार सेवाएं, यदि आप इससे ठीक नहीं होते हैं तो आप मुआवजे के रूप में 50,000 स्पिरिट स्टोन अर्जित करेंगे, पहले 2 दिनों के लिए निःशुल्क। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी ने वह करना बंद कर दिया और उन शब्दों को देखने लगे। उनमें से कई लोग ये देखने के लिए अपनी आंखें मलते हैं कि वे जो पढ़ रहे हैं वह वास्तविक है या नहीं। अरे, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, भीतर के दरबारी शिष्यों में से एक ने कहा। हाँ, वह सही है, दूसरे शिष्य ने कहा और बाकियों ने उनका अनुसरण किया। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे संप्रदाय के गुरुओं ने शिष्यों की मदद करने के लिए भर्ती किया है। मैं किसी भी बीमारी की परवाह किए बिना आपके शरीर को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? काई ने सहज व्यवसायी स्वर में कहा। वहाँ मौजूद हर एक शख्स उनकी तरफ देखता रह गया। चूंकि संप्रदाय में कुछ चिकित्सक थे, इसलिए अन्य लोग ये निर्धारित नहीं कर सके कि काई झूठ बोल रहा था या नहीं। कुछ देर बाद एक लड़की भीड़ से बाहर निकली। जब काई ने उसका चेहरा देखा तो वह सदमे में पीछे हट गया।
उसका चेहरा अविश्वास से भरा था और जिसे कोई भी समझ नहीं सका। वह व्यक्ति हल्के सुनहरे बालों और आकर्षक पीली आंखों वाली एक लड़की थी। उसके उभार इतने बड़े थे कि कोई भी आदमी पागल हो जाए। उसकी लंबी पतली टांगें उसके पहने हुए कपड़ों से ढकी हुई थीं और उसके चेहरे पर स्थायी भौहें बनी हुई थीं। उसके चेहरे के दोनों तरफ भौहों से लेकर थोड़ी के अंत तक 2 लंबे निशान बने हुए थे। कई लोगों ने उस पर ऐसे नाराजगी जताई जैसे कि वह कोई समस्या हो, लेकिन काई ने उसके घावों के कारण उसकी आलोचना नहीं की। वास्तव में वह अपनी महिलाओं से प्यार करता था क्योंकि उन्होंने ही उसके जीवन को आकार दिया था। वह उनके खूबसूरत शरीरों से प्यार करता था, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही वह असली चीज़ थी जो उसे उनमें पसंद थी। वह चेहरा और वह ठंडी चमक जो किसी को भी स्थिर कर सकती है, यह उसकी है। काई ने उसकी चमकती पीली आंखों में देखते हुए सोचा। लड़की ने चकित भाव से काई की ओर देखा क्योंकि उसने देखा कि वह उससे दूर नहीं जा रहा था। मेरा नाम है मिया, बर्फ की राजकुमारी और मेरा प्रेमी, काई ने उदास होकर सोचा। मिया, क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? उसने पूछा। मिया बर्फ की राजकुमारी थी, हालांकि बर्फ से जुड़े किसी व्यक्ति के लिए उसका रूप उज्ज्वल था। ऐसा उनकी मां की वजह से था। मिया का घर शाश्वत जमे हुए महल था। उसके पिता शासक थे, हालांकि उसकी मां एक संकर थी, आग और बर्फ का मिश्रण। किसी तरह मिया के पिता को उससे प्यार हो गया और उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और एक लड़की। मिया की मां के पीले बाल और नीली आंखें थीं, लेकिन किसी वजह से मिया पीले बालों और आंखों के साथ पैदा हुई थीं। मिया की मां खूबसूरत थी, लेकिन काई उसके पीछे नहीं गई क्योंकि आइस सम्राट उससे प्यार करता था और वह उससे प्यार करती थी। इसके बजाय उन्होंने मिया को चुना। काई उसे देखकर खुश हुआ और उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन बहुत से लोग देख रहे थे, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। और इसके अलावा उसे यह स्पष्ट था कि वह उसे नहीं जानती थी। उसके चेहरे पर लेशमात्र भी पहचान का भाव नहीं था। बेशक मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं इसे सबके सामने प्रदर्शित भी कर सकता हूँ, काई ने उदास चेहरे से कहा और मिया को अपने पास आने का इशारा किया। अपने आप को संभालो, अत्यधिक आनंद की अनुभूति आप पर हावी हो जाएगी, लेकिन आपको इससे लड़ने में सक्षम होना चाहिए। काई ने मिया को एक आध्यात्मिक संदेश भेजा जिसमें उसे चेतावनी दी गई कि उसके साथ क्या होगा। इससे मिया पीछे हट गई, लेकिन उसने उसके निर्देशों का पालन किया। काई का दाहिना हाथ चमकने लगा और उसने उसे मिया के गाल पर रख दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके पूरे शरीर में एक गर्म गुलाबी एहसास हुआ। काई ने उपचार प्रक्रिया शुरू की और मिया का शरीर चरम आनंद से भर गया। वह कराहना चाहती थी, लेकिन चूंकि इतने सारे लोग उसे देख रहे थे, इसलिए उसने दांत पीस लिए और चुप रही। उसके चेहरे पर मौजूद निशान बंद होने लगे और 1 मिनट बाद गायब हो गए। इसे देखकर हर कोई दंग रह गया और कई लोग मिया के खूबसूरत चेहरे को देखते रह गए। मिया ने उन पर भौहें चढ़ा दी। उनमें से कई लोगों ने उसे सुंदर शरीर और विकृत चेहरे के लिए परेशान किया था। उसने काई को चमकती आंखों से देखा जैसे वह कोई नायक हो। मैंने तुम्हारा कितना देना है? उसने उससे पूछा। यह मुफ्त है और कोई भी अगले 2 दिनों तक मुफ्त इलाज करा सकता है, काई ने कहा और कंधे उचकाए क्योंकि उसके पेंडेंट के अंदर इतनी संपत्ति थी कि वह पूरे ग्रह को लगातार 5 बार भर सकता था। लेकिन इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। आप नहीं समझते कि आपने मेरी कितनी मदद की, मिया ने एक आध्यात्मिक संदेश के साथ कहा। उस जहर के कारण? काई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिया इतनी हैरान थी कि उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो हम बाद में एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। आज मैं अपने मरीजों को ठीक करने के बाद मुझसे मिलना। काई ने उसे विदा किया क्योंकि कई लोग एक पंक्ति में खड़े थे जो काई द्वारा यातना सहने के लिए तैयार थे। कम से कम 200 शिष्य एक पंक्ति में खड़े होकर इलाज का इंतजार कर रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि काई इतना मूर्ख था कि उसने इसे मुफ्त में स्थापित किया। उन सभी ने सोचा कि 2 दिन में बिना पैसे दिए उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन काई उन्हें उनका सबसे बुरा सपना देने वाला था और तथाकथित उपचार के बाद उन्हें उनके चेहरे देखने में मजा आएगा। पंक्ति में सबसे आगे धूर्त मुस्कान वाली एक महिला काई का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके कंधे पर चोट के निशान थे जो उसकी रूममेट के साथ लड़ाई के बाद लगी थी। कल्टीवेटर जल्दी ठीक हो जाता है और चोट शायद 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती, लेकिन वह लालची थी, इसलिए वह यहाँ थी। काई का हाथ चमकने लगा और उसने उसे मिलने वाले आनंद के बारे में चेतावनी दिए बिना उसे अपने कंधे पर रख लिया। उसके शरीर में एक गर्म एहसास हुआ और उसने अपने शरीर को खुशी के हवाले कर दिया और एक शक्तिशाली कराह निकाली। वहां मौजूद सभी लोग उसे घूर कर देख रहे थे और वह अपने घुटनों पर गिर गई जैसे कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसने काई को कातिल निगाहों से देखा और वह बस तटस्थ चेहरे से उसे देखता रहा। ऐसा क्यों हुआ? उस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ। काई के प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने पर लड़की चिल्लाई। वह अपनी कराहों पर काबू पाने में कामयाब रही, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो यह मेरी गलती नहीं है। कम से कम आपकी चोट तो दूर हो गई, काई ने कहा और अपने कंधे की ओर इशारा करते हुए उसकी ओर देखा।
धन्यवाद। लड़की दूर जाने से पहले फुसफुसाने में कामयाब रही। काई ने अगले व्यक्ति को आगे आने का इशारा किया जो एक लड़की थी। वह गश खाकर आगे बढ़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काई ने उसके साथ भी ऐसा ही किया और वह भी कराह उठी। 5 और लड़कियों का इलाज करने के बाद एक शख्स आगे बढ़ा। काई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया जब उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को घूर कर देखा। एक आदमी। क्या मुझे अपने सामने कराहते हुए आदमी की आवाज़ सुननी होगी? नहीं। शायद मुझे उसके चारों ओर एक ध्वनि अवरोध खड़ा करना चाहिए। नहीं, यदि मैं उसका उपचार करूंगा तो मेरा शरीर उसके शरीर के संपर्क में रहेगा। मतलब ये कि मैं अब भी उसे सुन पाऊंगा। फिर अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो बाकी लोगों को भी अपने साथ ले जा रहा हूं। शायद मुझे कोई बेहतर विचार सोचना चाहिए था। काई ने सोचा और अपनी हिम्मत मजबूत की। उसने उस आदमी की कोहनी को छुआ और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। उस आदमी ने दांत भींचकर चुप रहने की कोशिश की लेकिन यह असंभव था। उसने एक ऐसी कराह छोड़ी जो काई के मन में अंकित हो गई। शुक्र है कि मेरी मानसिकता इसे सहने के लिए काफ़ी मजबूत है। लेकिन इन लोगों का क्या? काई ने सामने मौजूद लोगों की ओर देखते हुए चुपचाप सोचा। ये प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है। मैं कल वापस आऊँगा। काई ने शिष्यों पर दया करते हुए कहा और उन्हें आराम करने की अनुमति दी। शिष्य उसे रोकना चाहते थे लेकिन जानते थे कि जो कुछ हुआ था उसे समझने में उन्हें कुछ समय लगेगा। जहाँ तक उस व्यक्ति की बात है जो कराह उठा, उन्होंने संप्रदाय छोड़ दिया और 5000 फीट ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे एक झील में गिर गए। लेकिन वह एक और कहानी है। जब मियाँ ने काई को गलियारे में अपने घर की ओर जाते देखा तो उसने काई का पीछा करना शुरू कर दिया। जब उसने उसे देखा तो वह उसे देखकर मुस्कुराया, इससे पहले कि वे दोनों उसके घर की ओर चले गए। प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर वह मियाँ को घर में प्रवेश करने देने के लिए एक तरफ हट गया। वह उसके पीछे अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जहाँ तक मियाँ की बात है तो उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे, कई विकृत विचार। भले ही मैं दोहरे साधना संप्रदाय में हूँ, लेकिन किसी पुरुष के साथ अकेले रहने का यह मेरा पहला मौका है। जो अन्य लोग मुझे धमकाते थे वे हमेशा समूहों में रहते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि कम से कम कोई उन्हें देख रहा हो ताकि वे उनके घटिया चुटकुलों पर हंस सकें। अगर यह आदमी मुझ पर हमला कर दे तो क्या होगा? क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? मियाँ का चेहरा लाल हो गया और काई मुस्कुराने लगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैंने आप पर हमला करने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं केवल उन महिलाओं के साथ खेती करता हूं जो मेरे साथ खेती करना चाहती हैं। आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, काई ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने आपके चेहरे पर ये निशान बनाए हैं। जहां तक हथियार की बात है तो यह कोई जहरीला खंजर हो सकता है। मियाँ का पूरा शरीर थोड़ा शिथिल होने के बाद उसने कहा। इस बात से मियाँ हैरान रह गई। और वह आश्चर्यचकित क्यों नहीं होगी? काई केवल एक बार उसे छूकर सब कुछ पूरी तरह से अनुमान लगाने में कामयाब रही। हाँ, आप सही हैं। मुझे कुछ दास व्यापारियों ने पकड़ लिया था और एक युवा मालिक के घर बेच दिया था। उसने मुझ पर चाल चलने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझे एक सुनसान जंगल में एक कुर्सी से बांध दिया और मुझे एक मौका दिया उसे स्वीकार करने के लिए और मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। वह बहुत क्रोधित हो गया और मेरे चेहरे पर नक्काशी करने लगा। लेकिन सौभाग्य से संप्रदाय के गुरु एक मिशन के लिए उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। उन्होंने मुझे बचाया और इस संप्रदाय में ले आए। उन्होंने मुझे खेती के संसाधन दिए और मेरी मदद की। भले ही मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ रहने और आंतरिक दरबार का शिष्य बनने में सक्षम था। मैं यहाँ संप्रदाय में आसानी से रह सका। आखिरकार मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ छोड़ दीं। मियाँ ने काई को अपनी पूरी कहानी बताने का फैसला किया। उसकी कहानी सुनते समय काई का चेहरा तटस्थ रहा और उसने सोचा कि क्या वह जाकर उन दास व्यापारियों को पकड़ सकता है और उन पर अत्याचार कर सकता है। मियाँ द्वारा अपनी कहानी खत्म करने के बाद काई ने उससे एक प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। उस युवा मास्टर का क्या हुआ जिसका आपने उल्लेख किया? क्या वह अभी भी जीवित है? काई ने तटस्थ भाव से पूछा। उनके परिवार का पश्चिमी महाद्वीप में बहुत बड़ा प्रभाव है। उन्हें बस 1 साल अनुशासनात्मक केंद्र में गुजारना पड़ा जो अस्तित्व में ही नहीं है। मियाँ ने गुस्से भरी आवाज में कहा। क्या आप उससे बदला लेना चाहते हैं या नहीं? काई ने अचानक उग्रता से पूछा। बदला नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं? हर रात मैं उसे यातना देने के हजारों अलग अलग तरीकों के बारे में सपने देखता हूँ। हजारों चोटों से मौत, जिंदा जला दिया गया, पूरे शरीर पर घावों के साथ खारे पानी में डुबो दिया गया। उसने ठंडे स्वर में कहा। तब मैं उनसे बदला लेने में आपकी मदद कर सकता हूँ। काई ने उसे प्रस्ताव दिया और वह थोड़ा घबरा गई। उसे संदेह था कि वह युवा मास्टर के परिवार के खिलाफ कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचना एक सुखद आकर्षक विचार था। ठीक है, मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो चलो करते हैं, मियाँ ने उत्तर दिया और अपनी बाहें बंद कर लीं।
लेकिन एक बात याद रखें, बदला लेना एक नशे की तरह है, आप जितने अधिक लोगों से बदला लेंगे उतना ही अधिक आप इसकी इच्छा करेंगे। मिया के मुस्कुराते ही काई ने अचानक कहा, शायद मैं नशीली दवाओं के आगे झुक जाऊंगा लेकिन अंत में बदला लेना अच्छा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़ गई। उसने उससे विदा ली और अपने घर वापस जाने लगी। हालांकि काई ने चुपचाप उसका पीछा किया और अपनी आध्यात्मिक भावना को उसके चारों ओर फैला दिया। और जैसा उसने सोचा था, पृथ्वी आत्मा क्षेत्र और आकाश आत्मा क्षेत्र से संबंधित लड़कों और लड़कियों का एक समूह मिया का पीछा कर रहा था। ठीक है, कौन अनुमान लगा सकता था कि कुछ यादृच्छिक शिष्य उसका पीछा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा तो क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि ये लोग मर जाएंगे। उनके पीछे जाने से पहले वह मन ही मन बुदबुदाया। काई ने मिया का तब तक पीछा किया जब तक वह उसके घर नहीं पहुंच गई और उसे अंदर प्रवेश करते देख अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। 1 मिनट बाद लोगों का एक समूह उसके दरवाजे पर पहुंचा और उसे पीटना शुरू कर दिया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही वे रुके, काई ने प्रकट होने के लिए इस क्षण को चुना। आप हमारे बीच अंतर बता सकते हैं? एक महिला ने पूछा तो बाकी लोगों ने उसे चुप करा दिया। कुछ नहीं, हम यहाँ मिया से बात करने आए हैं। जैसे ही काई ने अपनी भौहें उठाईं, उनमें से एक ने कहा, और ये मुखौटे किस लिए हैं? कॉस्प्ले या शायद? काई रुकी और मुस्कुराए। अपहरण। जैसे ही उनके शरीर में हल्की सी कंपकंपी हुई, वह समाप्त हो गया। मिया अपने घर के अंदर से मजाक सुनकर बाहर निकली और जल्दी से काई के पास खड़ी हो गई। उसने बाज जैसी निगाह से समूह को देखा और काई की ओर मुड़ गई। आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। मिया ने पहले ही काई के एक छोटे से हिस्से का पता लगा लिया था। किसी कारण से वह उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वह देखना चाहती थी कि अब वह क्या करेगा। मैं बस उन्हें मार सकता हूं और उनके शरीर गायब कर सकता हूं, उसने उत्तर दिया तो मिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हम आपकी बात सुन सकते हैं और यह मत सोचिए कि हम आपसे डरते हैं, उनमें से एक ने कहा, लेकिन काई और मिया दोनों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर ऐसा कुछ किसी और के साथ भी हो सकता है और इस तरह मरना उनके जीवन की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तो चलिए उनमें से एक उदाहरण बनाते हैं। जब समूह थोड़ा पीछे हट गया तो काई ने मिया से कहा, तो फिर चलो इसे मृत्युदंड से सुलझाएं। आखिरकार यदि आप 9 तुच्छ शिष्यों को नहीं हरा सकते तो उस परिवार को हराने का कोई तरीका नहीं है। मिया ने पेशकश की और काई ने सिर हिलाया। आप डेथ मैच में हम 9 लोगों से लड़ने जा रहे हैं? क्या आप पागल हैं? उनमें से एक ने पूछा तो काई ने फिर सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिया, क्या तुम मैच देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर सकती हो? काई ने पूछा और मिया ने उसे आंख मारी और चली गई। जिस तरह से आगे, काई ने समूह से कहा और भले ही वे भागना चाहते थे फिर भी वे उसे प्रवेश परीक्षा हॉल की ओर ले गए। ऐसा लग रहा था जैसे डेथ मैच भी यहीं हो रहे थे क्योंकि वे घबराए हुए वहां खड़े थे जबकि काई उन्हें ध्यान से देख रहा था। आप इस भीड़ के बारे में क्या सोचते हैं? मिया ने कुछ मिनट बाद प्रकट होते हुए पूछा। उसके पीछे लगभग 300 शिष्यों ने जय जयकार की क्योंकि समूह असमंजस में झपका रहा था। काई को इस बात की भी उत्सुकता थी कि मिया ने इतने कम समय में इतनी भीड़ कैसे जुटा ली। मैंने उनसे कहा कि विजेता को मेरी ओर से एक चुंबन मिलेगा, उसने काई से फुसफुसाकर कहा और भीड़ में घुलते मिलते उसकी ओर आंख मार दी। तुम्हारे पास तैयारी के लिए 5 मिनट हैं। जब वे रणनीतियों के बारे में बात करने के लिए एकत्र हुए तो काई ने समूह से कहा, हमें उसकी खेती के बारे में नहीं पता, हमें क्या करना चाहिए? उनमें से एक ने फुसफुसाया, हमें जो करना चाहिए था वह ये था कि हमें मिया को परेशान नहीं करना चाहिए था, उनमें से एक ने कहा और वे सभी 2 लड़कियों को घूरने लगे। आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? वह कुतिया कुछ ही हफ्तों में एक उपद्रव बन गई होगी और उसकी सुंदर शक्ल निश्चित रूप से कई लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी। उनमें से एक ने प्रतिवाद किया तो उन सभी ने अपना सिर हिलाया और एक रणनीति तैयार की। जून की डेथमैच में ये केवल तभी समाप्त होगा जब प्रतियोगियों में से एक ने या तो हार मान ली या मर गया, इसलिए उन्होंने काई को थका देने और फिर अपने सबसे मजबूत कल्टीवेटर के साथ अंतिम दौर में उसे हराने के बारे में सोचा। मेरे पास आप सभी को अलग अलग मारने का समय नहीं है, बस मेरे पास एक साथ आओ, काई ने कहा और जम्हाई ली। काई की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोल सका। समूह ने ऐसे निगल लिया मानो उन्हें उम्मीद थी कि यह एक जाल होगा, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है तो वे प्रसन्न भावों के साथ आगे बढ़े क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास जीतने का मौका है। वे नहीं जानते थे कि वे कितने गलत थे। युद्ध की स्थिति में प्रवेश करते ही भीड़ ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। जब लड़ाई शुरू हुई तो काई ने अपने और समूह के चारों ओर एक अवरोध पैदा कर दिया और वे इससे चौंक गए। एक हीलर से लड़ना कठिन था क्योंकि वे खुद को ठीक कर सकते थे, लेकिन एक फॉर्मेशन मास्टर से लड़ना और भी कठिन था। उनकी उम्मीदें अचानक धूमिल होने लगी। काई ने अपनी उंगलियां चटका दीं। उन सबके सिर उनके शरीर से अलग होकर गिर पड़े और उनकी गर्दन से खून बहने लगा।
ये क्रूर दृश्य देखकर भीड़ कांप उठी। ऐसा लगता था मानो एक पल में वे जीवित थे और अगले ही पल में वे मर गए। लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा मानो समय पीछे मुड़ गया हो। उनके सिर उड़कर उनकी गर्दन से जुड़ गए और वे जीवित थे। जब काई ने उन्हें घूरकर देखा तो वे सदमे में कांप गए और गिर पड़े। ये दुखद है कि यह तकनीक केवल नश्वर साधना क्षेत्र में किसी को पुनर्जीवित कर सकती है। यदि इस तकनीक को बढ़ाया जाता तो मैं अपने हरम को पुनर्जीवित करने में सक्षम होता। इस पर काई ने आह भरी, लेकिन चूंकि बैरियर ऊपर था इसलिए कोई उसकी बात नहीं सुन सका। फिर काई उनकी ओर चली और वे रेंगते हुए वापस चले गए जबकि उनके शरीर कांप रहे थे। कुछ मिनटों के बाद वे बैरियर के अंत से टकराए और डर से चिल्लाने लगे क्योंकि काई उनके सामने खड़ा हो गया। क्या तुमने अपना सबक सीख लिया? काई ने ऐसे पूछा मानो वह एक शिक्षक हो जो अपने छात्रों से प्रश्न पूछ रहा हो। हाँ, हमने किया, उनमें से एक ने कहा और काई ने अपना सिर हिला दिया। संभवतः आप में से कुछ ने ऐसा किया होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें मौका मिला तो वे मुझे मार डालेंगे। मुझे लगता है कि मुझे आपके मस्तिष्क में ये पाठ अंकित करना होगा, काई ने कहा और उनके शरीर फट गए। खून और अंध हर जगह उड़ गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी काई के कपड़ों पर निशान नहीं डाला। उसने उन्हें फिर से जीवित कर दिया और इस बार बल्कि उनकी अभिव्यक्ति से संतुष्ट हो गया। बाकी टुकड़ों में, ठीक है, वह एक बुरा मजाक था। वह अपने ही बुरे मजाक पर मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटका लीं। समूह धूल में बदल गया जो काई के चले जाने पर धीरे धीरे जमीन पर जम गया। जैसे ही सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, अवरोध गायब हो गया। आप मजाक नहीं कर रहे थे जब आपने कहा कि आप उस परिवार को हरा देते हैं। मुझे खेद है, लेकिन मुझे अपना बदला लेने के लिए आपका उपयोग करना होगा। एक दिन मैं तुम्हें बदला चुकाऊंगा, मिया ने सोचा जब वह चुपचाप उसके पीछे स्वागत कक्ष से बाहर चली गई। लेखक का नोट, आज के लिए दूसरा अध्याय। और दोस्तों, 2 से 3 चैप्टर के बाद पहला R18 चैप्टर आने वाला है, तो कृपया इसके लिए प्रतीक्षा करें। जितना मैंने सोचा था आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, मिया ने काई को पकड़ते हुए कहा। वह उसे देखकर मुस्कुराया और दोनों उसके घर की ओर चल दिए। मिया सोना चाहती थी जबकि काई ये सुनिश्चित कर रही थी कि कोई दोबारा उसका पीछा न कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि यह अभी के लिए अलविदा है। जब वे उसके घर पहुंचे तो मिया ने कहा, अंदर जाने से पहले कुछ ऐसा है जो आपने नहीं किया है। जैसे ही मिया अपने दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ी, काई ने कहा। जब वह थोड़ा मुस्कुराया तो वह उसकी ओर देखने लगी। आपने भीड़ से कहा कि आप विजेता को चूमेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीत गया, काई ने कहा और मिया के गाल लाल हो गए। वह कहना चाहती थी कि उसने भीड़ इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर उसके अंदर कुछ हिल गया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। जब वह उसकी गहरी बैंगनी आंखों में देख रही थी तो उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ उसके होंठों से लगा दिए। जैसे ही उनके होंठ जुड़े, उसे अपने पूरे शरीर में बिजली का कट दौड़ता हुआ महसूस हुआ। फिर वह तेजी से पीछे हटी और उसे अलविदा कहा और जल्दी से अपने घर में प्रवेश कर गई। चलने से पहले काई कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इतनी जल्दी चूम लेगी। हम एक दूसरे को केवल कुछ घंटों से जानते हैं और अभी भी। अपने घर पहुंचते ही उसके विचार भटक गए। वह उसमें दाखिल नहीं हुआ और इसके बजाय आगे बढ़ गया और जमीन पर लेट गया और पूरी रात तारों को देखता रहा। सुबह मिया उसके घर आई और उसे बाहर खड़ा देखा। उसने अपने कंधे पर एक बैकपैक रखा हुआ था। यह आश्चर्य की बात थी कि ऐसी दुनिया में ऐसी चीजें थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब काई ने उसे देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। भीड़ के साथ घुलने मिलने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पता न लगा सके, उसने फूलों की आकृति वाले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन काई कुछ और ही सोच रहा था। पिछली मिया लबादे में जिंदा पकड़े जाने के बजाय मर जाना पसंद करेगी। किसी कारण से वह अपने दिल से वस्त्रों से नफरत करती थी। अपनी सामान्य पोशाक के लिए उन्होंने काले चमड़े की जैकेट और काले मिनी शॉर्ट्स के साथ एक काला टैंक टॉप पहना था। और किसी कारण से वह आइसक्रीम की आदी थी। आप उसे कभी भी उसके हाथ में पॉप्सिकल के बिना नहीं पा सकते। काई ने उस मिया के साथ साथ अपने हरम के बाकी लोगों को भी मिस किया, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था जो आपके पास नहीं हो सकती। काई उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपना हाथ दिया। जैसे ही काई का गर्म हाथ उसके हाथ में लिपटा, उसने अनिच्छा से उसे पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद करो और उस जगह की कल्पना करो जहां हम जा रहे हैं। मिया ने वैसा ही किया जैसा काई ने निर्देश दिया था। काई ने छवि को अपने दिमाग में प्रसारित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और इसके साथ ही उन्होंने हल्के कदमों का उपयोग करके उन्हें टेलीपोर्ट किया। वे एक अंधेरी परित्यक्त गली में दिखाई दिए और काई कुछ मीटर दूर एक बाजार की आवाज़ सुन सकता था। चूंकि यह उसका पहली बार था कि वह इतनी कम साधना के साथ इतनी बड़ी दूरी तक टेलीपोर्ट कर रहा था, उसे अपना दिमाग साफ करने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ी। जब मिया और काई ने अपने परिवेश का आकलन किया तो वे कुछ मिनट तक वहीं खड़े रहे।
फिर वे बाजार देखने चले गए क्योंकि काई ने कुछ प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। गुलाम व्यापारियों ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? जब मियाँ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई तो काई ने पूछा। जब वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने आंतरिक दरबार के शिष्य के वस्त्र जो उसे प्राप्त हुए थे निकाले और उन्हें पहन लिया। फिर उसने उस पर थोड़ा सा ब्रश किया और नीला रंग गहरा हो गया और संप्रदाय का प्रतीक गायब हो गया। वस्त्र अब सामान्य गहरे नीले वस्त्रों की तरह दिखते थे। गुलाम व्यापारियों ने मुझे एक जंगल में पकड़ लिया और मुझे बेचने से पहले मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। जब उन्होंने अपने हाथों को मेरे शरीर पर छुआ तो उनके हाथों में आग लग गई, लेकिन जब उन्होंने मुझे उस कमीने को बेच दिया वह सुरक्षा खत्म हो गई और वह मुझे छूने में सक्षम हो गया। लेकिन तब तक मैंने अपनी साधना को पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 10वें चरण तक बढ़ा दिया था। उस कमीने की भी मेरे जैसी ही खेती थी और उसके साथ कुछ निम्न स्तर के गार्ड भी थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जंगल में एक पेड़ से बांध दिया, लेकिन संयोग से संप्रदाय के गुरु वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे बचा लिया। और बाकी आप जानते हैं, मियाँ ने जवाब दिया जब उसने उसे कपड़े बदलते हुए देखा, लेकिन बात करना बंद करने के बाद उसने अपनी नज़रें फेर लीं। काय हमेशा की तरह एक तटस्थ अभिव्यक्ति बनाए रखने में कामयाब रहा, भले ही उसके अंदर क्रोध और गुस्से की आग धधक रही थी। तुम उस जंगल में क्या कर रहे थे? काय ने पूछा। मियाँ झिझक गई और उसने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, अपना समय लो, और अगर तुम कभी मुझे बताने के बारे में सोचोगे तो मैं सुनूंगा। मियाँ ने क्षण भर के लिए सिर हिलाया और काई को अपने पीछे चलने के लिए कहा। उन्होंने बाजार में टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाए और काई को कुछ अजीब नजरें आईं, लेकिन वो तो आम बात थी। मियाँ उसे एक विशाल हवेली की ओर ले गई जहाँ स्काई स्पिरिट क्षेत्र के 10वें चरण पर 2 गार्ड निगरानी कर रहे थे। हम बस हवेली में प्रवेश करने जा रहे हैं और सामान्य लोगों की तरह उनसे बात करेंगे, हालांकि उसके बाद मैं उनके साथ कई चीजें करने जा रहा हूँ। काई ने प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए उत्तर दिया। मियाँ उसे पागल कहना चाहती थी, लेकिन उसने उसे पागलपन भरी हरकतें करते देखा था, इसलिए वह चुप रही और उसके पीछे चली गई। गार्ड उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे अपनी जगह पर ही जम गए और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। गार्ड के जाग जाने पर काय और मियाँ बिना किसी समस्या के हवेली में प्रवेश कर गए। उन्हें याद नहीं रहा कि वे क्या कर रहे हैं और वे वापस अपनी पोस्ट पर आ गए। प्रवेश द्वार के अंदर काय और मियाँ हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोला। आप कौन हैं? जैसे ही काय और मियाँ हवेली में दाखिल हुए, एक आदमी ने पूछा। उसका पेट मोटा था और जब उसने मियाँ और काय की जांच की तो वह लगभग 40वें वर्ष के व्यक्ति जैसा लग रहा था। काय की ओर देखने से पहले उसकी नज़र कुछ मिनटों तक मियाँ पर टिकी रही। मैं दोहराता हूँ कि आप कौन हैं और चुचू परिवार के साथ आपका क्या व्यवसाय है? उस आदमी ने पूछा तो काय ने उसे बुरी मुस्कान दी। हम यहाँ चुचू परिवार से बात करने आए हैं, काय ने कहा जैसे ही दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए और एक असहनीय दबाव ने पूरी जगह को ढक लिया। जब मियाँ ने काय को घूर कर देखा तो उस आदमी की खांसी से खून आने लगा। वह अपने शरीर पर कोई दबाव महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन वह काय के दबाव को आसपास भी महसूस कर सकती थी। वह ये नहीं बता सकी कि वह ऐसा कैसे कर रहा था, लेकिन वह केवल उसे देखती रह गई। वह कौन है और वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? उसे आश्चर्य हुआ कि काय उसकी मदद क्यों कर रही थी, जबकि वे एक दूसरे को केवल एक दिन से जानते थे। चुचू परिवार के बाकी सदस्य एक जगह एकत्र हुए और काय को पूर्वज पर अच्छी नज़र पड़ी। वह अपनी आभा के कारण भी संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह काय को भय से घूर रहा था। आह, बिना कुछ कहे मेरे परिवार पर हमला क्यों कर रहे हो? इतना तो समझाओ। दबाव अचानक गायब हो जाने पर वह आदमी चिल्लाया। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम अस्तित्व में हो, लेकिन फिर मियाँ ने मुझे तुम्हारे परिवार के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया। काय ने मियाँ की ओर इशारा करते हुए कहा, आप, ये कैसे संभव है कि आपके चेहरे पर कोई दाग न हो? मैंने उन्हें स्वयं तराशा है। एक मोटा युवा बच्चा आश्चर्य से बोला, लेकिन जल्द ही उसने भयभीत चीख से अपना मुंह बंद कर लिया। ओह, तुम मूर्ख लड़के, मैंने उसे ये चीज़ें क्यों करने दी और फिर ऐसी नगण्य सजा देकर छोड़ दिया? चुचू परिवार के मुखिया ने खुद को कोसा, क्योंकि वह काय द्वारा उन पर फिर से हमला करने के प्रलोभन का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ न हुआ। सच कहा जाए तो उसने खुद सोचा था कि मियाँ बहुत खूबसूरत है। दरअसल वह उसे एक उपपत्नी के रूप में चाहता था, लेकिन उसकी उम्र के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए अगले बेहतर विकल्प के रूप में वह चाहता था कि वह उसके बेटे की रखैल बने। हालांकि मियाँ ने हमेशा अपने बेटे को अस्वीकार कर दिया था। इस बात से वह नाराज था और उसने वह खंजर खुद अपने बेटे को दे दिया था ताकि वह उसे अपना बना सके। दुर्भाग्य से ब्लू मून संप्रदाय इस लड़की को बचाने में कामयाब रहा और वे उसे अपने संप्रदाय में ले गए। और चूंकि गलती उसके अपने बेटे की थी, इसलिए वह मियाँ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। तुम छोटी कुतिया,
तुम यहाँ बदला लेने के लिए वापस आई हो, है ना? और मुझे अनुमान लगाने दो, तुमने अपना बदला लेने के लिए इस नकली कमीने को अपना शरीर बेच दिया। मैं कहूंगी, चूचू परिवार के मुखिया की पत्नी कोस रही थी मिया जब उसने अचानक बीच में बोलना बंद कर दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काई ने उसे न्याय देने वाले भगवान की तरह देखा और अप्रत्याशित गति से पत्नी की ओर बढ़ा। अगले ही पल वह फोकस में आ गया और उसने अपने हाथ में जीभ पकड़ रखी थी। अचानक पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसके मुंह से खून टपकने लगा। वह अपने हाथों को मुंह पर लपेटे हुए जमीन पर गिर पड़ी। परिवार के बाकी सदस्य काई को भयभीत होकर घूर रहे थे, जैसे वे परिवार के मुखिया की पत्नी को भय से देख रहे थे। कौन जानता है, वे अगले हो सकते हैं। उसके सामने घुटने टेकें, काई ने मिया की ओर इशारा करते हुए कहा। चुचू परिवार आगे बढ़ने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन काई की आभा उन पर फिर से हावी हो गई। एक एक करके उन्होंने अपने घुटनों से फर्श को छुआ और वे मिया के सामने घुटनों के बल बैठ गए। परिवार का मुखिया और पूर्वज अभी भी खड़े थे, लेकिन जब काई ने दबाव बढ़ाया तो वे भी घुटनों के बल गिर पड़े। वे एक पल के लिए मिया को देखते रहे, इससे पहले कि पूर्वज और परिवार के मुखिया ने खुद को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेने के बारे में सोचा। वे किसी तरह फिर से खड़े हुए और अपनी तलवारें निकाली और मिया की ओर बढ़े, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता। लेकिन जैसे ही वे मिया के सामने पहुंचे, उनके छिद्रों से खून बहने लगा। काई के हंसते ही उन्हें बहुत खून की खांसी हुई और वे गिर पड़े। आपने गंभीरता से सोचा था कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। जब आप खड़े हुए तो आपको नकली आशा प्राप्त करते देखना काफी मनोरंजक था। बहुत बुरा हुआ कि मैंने जानबूझकर आप दोनों पर दबाव कम कर दिया था। जब पूर्वज और परिवार के मुखिया ने अपना गला पकड़ लिया और सांस नहीं ले पा रहे थे तो हौंफने लगे तो काई हंसने लगा। मिया, याद रखना, बदला एक दवा है, काई ने कहा और उसने तलवार निकाली और मिया को दे दी। लेकिन जब तक आप खुद को नियंत्रण में रखते हैं, तब तक ये नफरत के अलावा सबसे खतरनाक हथियार है। मिया ने जवाब दिया और उसने दृढ़ता से तलवार पकड़ ली और परिवार के मुखिया के दिल में छेद कर दिया। जैसे ही उसका शरीर नीचे झुका, उसकी आंखों से रोशनी चली गई। मिया ने तुरंत तलवार निकाली और पूर्वज के हृदय में छेद कर उसे मार डाला। उन दोनों की बेरहमी से मौत हो गई थी क्योंकि उनके शरीर लंगड़े हो गए थे और चुचू परिवार चिल्ला रहा था। काई उनकी ओर बढ़ा और युवा मास्टर की ठुड्डी पकड़ ली। युवा मास्टर चिल्लाया क्योंकि काई के हाथों से काली टैंडल निकलकर उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। टैंडल से जलने के कारण युवा मास्टर का शरीर झुलसने लगा। मरने के बाद काई ने उसके शरीर को फर्श पर फेंक दिया और बाकी सदस्यों को अपनी उंगलियों से मार डाला। क्या तुमने पहली बार किसी की हत्या की थी? जब शव हवा में गायब हो गए तो काई ने पूछा। सिर हिलाते समय मिया के हाथ थोड़ा कांप रहे थे। काई आगे बढ़ी और उसके हाथ पकड़ लिए। दूसरी बार हमेशा पहली की तुलना में आसान होती है। उसने उसे सांत्वना या कुछ भी नहीं दिया, बल्कि बस उसे सच बताया। उसने एक गहरी सांस ली और उसका शरीर थोड़ा शांत हुआ। उसके कांपते हाथ कुछ मिनटों के बाद सामान्य हो गए और वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। क्या हम कल संप्रदाय में जा सकते हैं? काई ने सिर हिलाया तो मिया ने पूछा। आखिरकार वह चाहकर भी उन्हें टेलीपोर्ट नहीं कर सका। उनके हल्के कदमों ने बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी और उस ऊर्जा को बहाल करने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता होगी। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, उन्होंने देखा कि सूरज गायब हो गया था और रात होने लगी थी। हम रात को यहीं सो सकते हैं और कल संप्रदाय में जा सकते हैं। जैसे ही मिया ने सिर हिलाया, काई ने पेशकश की। फिर उसने खुद को माफ कर दिया और सोने के लिए पास के कमरे में चली गई। जब वह बैठ गया और खेती करने लगा तो काई ने उसे मुस्कुराते हुए जाते हुए देखा। लेकिन उसे क्या पता था कि दिन अभी खत्म होने वाला है। आधी रात का समय था। आखिरकार काई ने कई रातें आसमान की ओर देखते हुए बिताई थी ताकि वह चंद्रमा और सितारों की स्थिति को देखकर आसानी से समय बता सके। तुम आधी रात को जागकर क्या कर रहे हो? काई ने मिया की आवाज़ सुनी जब वह जम्हाई लेते हुए कमरे से बाहर आई। आप सोए नहीं? उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा और उसने अपना सिर हिलाया। मैं अभी उठा हूँ। मैंने सोचा कि मैं आऊँगा और तुम्हें देखूंगा। कौन सोच सकता था कि तुम जाग रही हो और चांद को इस तरह देख रही हो? मिया ने उसके पास बैठते हुए कहा। काई द्वारा प्रश्न पूछने का निर्णय लेने से पहले वे उसी तरह चुपचाप बैठे रहे। मिया, यह एक अजीब सवाल हो सकता है, लेकिन क्या आपके शरीर पर कोई अजीब चिन्ह है? जैसे ही मिया की आंखें चौड़ी हुईं, काई ने अचानक पूछा। वह इतनी चौंकी कि उसने अचानक अपनी बाहें अपने स्तनों के चारों ओर बंद कर लीं। काई उसके प्यारे हाव भाव पर हंसी क्योंकि उसके गाल लाल हो गए थे। आप उसे कैसे जानते हैं? मिया ने पूछा, लेकिन काई ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर पर जो निशान था वह हरम का निशान था, जिसका उपयोग हरम के अधिपतियों द्वारा अपने हरम के सदस्यों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। काई का प्रतीक अब तक आविष्कार किया गया सबसे अच्छा प्रतीक था। प्रतीक के लिए पैराग्राफ टिप्पणी की जांच करें। हालांकि उन्होंने जोर से कहा, तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है? काई ने तेजी से कहा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
चूंकि आपने पहले ही यह पता लगा लिया है तो मैं आपको पूरी कहानी भी बता सकता हूँ। मैं अचानक जंगल में जाग गया और मेरे नाम के अलावा कोई स्मृति नहीं थी। संप्रदाय में शामिल होने के बाद मैंने लापता बेटियों और सामान की खोज की और विभिन्न चीज़ों को भी देखा कुलों। मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे मैं पतली हवा से प्रकट हुआ हूँ। मियाँ ने आह भरते हुए उसे समझाया। अगर मैं तुम्हारे दिमाग पर एक नज़र डालूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? हो सकता है कि किसी ने तुम्हारी यादों पर मुहर लगा दी हो। मियाँ ने भौहें सिकोड़ते हुए काई से पूछा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अपना माथा छूने दिया। काई ने धीरे से मियाँ के माथे पर अपना हाथ दबाया और चुपचाप प्रार्थना की, कृपया एक जटिल मेमोरी सील न बने, कृपया एक जटिल मेमोरी सील न बने। उसने मियाँ का मन देखा और राहत की सांस ली। आपका दिमाग एक सील द्वारा अवरुद्ध है जिसे भाग्य खपत स्मृति सील के रूप में जाना जाता है। और अच्छी खबर है कि मैं इसे हटा सकता हूँ। हालांकि मुझे इसके लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता है, काई ने मियाँ को बताया, जिसने उसकी उलझन और खुशी को देखकर हाथ हिलाया। लेकिन इसे भाग्य उपभोक्ता मुहर का नाम क्यों दिया गया है? मियाँ ने उत्सुकता से पूछा। यह एक सील है जो आपको बड़ी मात्रा में दुर्भाग्य देती है और फिर आपको एक बार बहुत बड़ा सौभाग्य देती है। चूंकि आपके पास बहुत सारे अनुभव थे, मुझे लगता है कि आपका दुर्भाग्य कोटा पूरा हो गया था। हालांकि अजीब बात यह है कि अच्छे भाग्य का उपयोग किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी किस्मत अच्छी थी। तो अब मुहर सिर्फ आपकी यादों पर मुहर लगा रही है। काई ने उसे असमंजस में देखते हुए समझाया। ओह, मेरे लिए ये सौभाग्य का क्षण था। मैं आपसे मिला। जैसे ही काई ने उसकी ओर देखा तो मियाँ फुसफुसाए, आपने मेरे घावों को ठीक करने में मदद की और मुझे अपना बदला लेने में मदद की, भले ही हमें एक दूसरे से मिले केवल 2 दिन ही हुए हों। यही कारण है कि मैं आपसे मिलकर भाग्यशाली था। जब काई ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मियाँ ने समझाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मियाँ ने उसे चूम लिया। काई चौंक गया और वह पीछे गिर गया क्योंकि मियाँ उसके ऊपर गिर गई। मेरे साथ खेती करो। जब काई ने उसे घूर कर देखा तो उसने आदेश दिया, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक यादृच्छिक विकृत व्यक्ति हो सकता हूं जिसने आपको अपना शरीर पाने में मदद की। मियाँ के मुस्कुराते हुए काई ने धीरे से कहा, क्या तुम एक वुस हो? उसने पूछा और काई धीरे से मुस्कुराए। वह खड़ा हुआ और उसे उठाया। वह कमरे में गया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसने एक बार फिर उसे चूमा और उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई। चुंबन को गहरा करते हुए मियाँ ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के पीछे फंसा लीं। आह, मियाँ ने धीमी कराह निकाली और जैसे ही काई के हाथ धीरे धीरे उसके वस्त्रों की ओर बढ़े तो वह टूट गई। उसने उसे नहीं रोका क्योंकि उसने धीरे से उसके कपड़े खोले और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही उसने काई की नज़र अपने शरीर पर महसूस की, जो केवल काली ब्रा और पैंटी से ढका हुआ था, उसके गाल लाल हो गए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके हाथों ने धीरे धीरे उसकी कमर पकड़ ली और उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। आह, मियाँ कराह उठी क्योंकि उसकी बाहें काई की शर्ट के नीचे चली गईं और उसके शरीर का निरीक्षण करने लगीं। जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी छाती से नीचे की ओर बढ़ी, उसके हाथों ने गर्म त्वचा और मांसपेशियों को छुआ। ये देखकर काई ने अपनी शर्ट उतारते हुए उसे थोड़ा दूर धकेल दिया। उसके संपूर्ण मर्दाना शरीर को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वह थोड़ी साहसी हो गई क्योंकि उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे गए और उसने अपनी ब्रा का हुक खोल दिया। यह नीचे आ गया क्योंकि मियाँ के स्तन उनके बंधन से मुक्त हो गए। जैसे ही उभरे हुए लाल निपल्स मंद रोशनी वाले कमरे में चमक रहे थे, जुड़वां पहाड़ थोड़े उछल गए। वह आगे बढ़ा और उसके स्तनों को अपने हाथों के बीच पकड़ लिया और धीरे धीरे उन्हें टटोला। जैसे ही मियाँ का शरीर और अधिक उत्तेजित हुआ, उसकी उंगलियों के बीच में निपल्स हिलने लगे। जब उसने काई की आंखों में विनती भरी दृष्टि से देखा तो उसे अपनी बुर को रगड़ने की अचानक इच्छा महसूस हुई। जैसे ही उसने उसकी ओर सिर हिलाया, उसकी पीली आंखें इच्छा से चमक उठीं। काई ने स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाओं को समझा क्योंकि उसका एक हाथ उसकी पैंटी तक गया और कपड़े के टुकड़े के ऊपर उसके बर्फ के छेद को रगड़ना शुरू कर दिया। मियाँ के मुंह से एक और कराह निकली जब उसे लगा कि उसका शरीर गर्म होने लगा है। उसके मुंह से कराह निकलने के कारण उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। उसके कराहने से काई मुस्कुराने लगा और उसने उसके दाहिने स्तन को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया और उसे चूसने के लिए अपने मुंह के साथ आगे बढ़ा। वो धीरे से करो, मियाँ चिल्लाई क्योंकि उसका शरीर ढीला हो गया था क्योंकि उसने उसके दाहिने निप्पल को अपने दांतों के बीच पकड़ लिया और उसे अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। मियाँ की बुर से कामोत्तेजना का रस निकलने से काई की उंगली के आसपास का क्षेत्र गीला होने लगा। फिर उसका हाथ उसकी पैंटी के अंदर चला गया जैसे ही उसने अपनी उंगली उसकी तंग गुफा के अंदर डाली। उसका मांस उसकी उंगली के चारों ओर इकट्ठा हो गया जैसे कि वह नहीं चाहता था कि उसकी उंगली उसकी गुफा का पता लगाए। लेकिन उसके अंदरूनी हिस्से को रगड़ने के कुछ सेकंड बाद मांस धीरे धीरे अलग हो गया क्योंकि तरल पदार्थ काई की उंगली से बहने लगा। उसने महसूस किया कि मियाँ का शरीर तनावग्रस्त हो गया है क्योंकि उसने अपना चरम सुख प्राप्त कर लिया है।
उसके चेहरे पर जल्द ही तनाव आ गया और उसने जोर से कराह निकाली और यिन क्यूई उसके छेद से बाहर निकल गई। काई की उंगली यिन क्यूई में भीग गई थी जब उसने उसे बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए उसे चाटा। तुमने मुझे इतना अधिक वीर्यपात कराया, मिया ने हाँफते हुए कहा जब उसने अपनी यिन क्यूई को चादरों पर इकट्ठा होते देखा। ये सिर्फ शुरुआत थी, काई ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और उठकर अपने कपड़े उतार दिए। मिया ने काई के ड्रैगन को देखा जो पूरी तरह से सख्त था और हवा में लटक रहा था। जो होने वाला था उसकी प्रत्याशा में वह घूंट घूंट कर पीने लगी। हालांकि ब्लू मून संप्रदाय अब दोहरी साधना संप्रदाय नहीं रहा, फिर भी दोहरी खेती पर केंद्रित बहुत सारी किताबें थीं। मिया ने एक दिन यादृच्छिक रूप से उनमें से एक को चुना और 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। उसके बाद उसने कई किताबें उठाईं क्योंकि वह धीरे धीरे अपने कमरे में खुद के साथ खेलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी चूत की खोज की थी और आनंद के लिए अपने स्तनों को सहलाया था क्योंकि उसने किताबों में वर्णित कामुक दृश्यों को धीरे धीरे पढ़ा था। इस तरह उसने अपना पहला चरम सुख प्राप्त किया था और यह एहसास स्वर्गीय था। लेकिन अब आदमी की मर्दानगी को देखकर मिया को अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। उसका लिंग उसके हाथ से थोड़ा बड़ा था, यानी कि बहुत बड़ा था। इसके अंदर होने के बारे में सोचना मिया के शरीर को उत्तेजित करने के लिए काफ़ी था। अगर आप इसे धीरे धीरे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीके से लेना चाहते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, काई ने बैठते ही मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और मिया ने सिर हिलाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी छड़ी को छुआ और अपनी हथेली के नीचे की गर्म त्वचा को महसूस किया। जब उसने काई के चेहरे की ओर देखा तो उसने प्रयोगात्मक रूप से उसे थोड़ा सा रगड़ा। उसने उसे जारी रखने के लिए सिर हिलाया क्योंकि मिया को कुछ आत्मविश्वास मिला और उसने धीरे धीरे उसकी पूरी छड़ी को रगड़ना शुरू कर दिया। काई उसके प्रयासों पर मुस्कुराए, भले ही वह अभी भी इसमें शौकिया थी। लेकिन आप ऐसी क्षमताएं सिर्फ एक दिन में हासिल नहीं कर सकते। उसने अपनी मसलने की गति बढ़ाते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने स्तनों की मालिश करना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह उसे रगड़ती उसके हाथ के नीचे की छड़ी और अधिक गर्म होने लगी। वह गर्म यांग क्यूई को त्वचा के पीछे दौड़ते हुए महसूस कर सकती थी क्योंकि उसने अपने लंड को मजबूती से झटका दिया था। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन, मैं झड़ने वाला हूं, काई ने उसे चेतावनी दी क्योंकि काई को अपने स्खलन का अधिकतम आनंद लेने देने के लिए मिया थोड़ी धीमी हो गई। उसने भी उत्सुकता से उसके लिंग को देखा क्योंकि वह पहली बार किसी पुरुष को स्खलित होते हुए देखने वाली थी। उसके लंड के ऊपर से गर्म सुनहरा सफ़ेद तरल पदार्थ निकला और उसमें से कुछ उसके हाथ पर उड़ गया। उसने देखा कि बाकी तरल नीचे गिरने से पहले हवा में उड़ गया और उसने चादरें गीली कर दीं। उसने काई के मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर देखा क्योंकि वह अचानक उसकी छड़ी को अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। काई ने ये देखा और उसकी पैंटी उतारते ही उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। जैसे ही उसके शरीर में बिजली के झटके दौड़े, उसने सबसे पहले अपनी जीभ से उसकी गुफा में प्रवेश किया। काई के पीछे हटते ही मिया की गुफा से उत्तेजक रस की कुछ बूंदें बहने लगीं। जैसे ही उसने अपने लिंग को उसके प्रवेश द्वार के पास रखा, उसने धीरे से उसे पकड़ लिया। उसने उसके सिर को अंदर धकेल दिया क्योंकि दर्द और खुशी की भावना से मिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी छड़ी के बाकी हिस्से को अपनी कुंवारी गुफाओं के अंदर धकेल दिया क्योंकि चादर पर थोड़ा सा खून लग गया था। एक बार फिर से एक युवती के रूप में अपनी स्थिति का दावा करने के बाद काई ने मिया को अपने अंदर उसके लिंग के एहसास का आदी होने दिया। कुछ मिनटों के बाद उसने धीरे से काई की ओर सिर हिलाकर उसे हिलने के लिए कहा। उसने उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ रखा था और धीरे धीरे उसकी गुफा से अंदर बाहर निकल रहा था। जब काई लगातार उसकी गुफा से अंदर बाहर फिसलने लगी तो मिया ने कराहना शुरू कर दिया। कई बार वीर्य त्यागने से मिया का अंदरूनी हिस्सा गर्म हो गया, लेकिन काई तब तक नहीं रुका जब तक मिया अपनी सीमा तक नहीं पहुंच गई। मिया को लगा कि उसकी गुफा हिच यांग क्यूई से भर गई है क्योंकि काई ने उसके अंदर पानी छोड़ा और अपना डिक उसके अंदर से निकाला। मिया जोर से हौंफने लगी क्योंकि पहली बार किसी के साथ काम करते समय उसे अपनी सीमा तक धकेल दिया गया था। उसकी गुफा के प्रवेश द्वार से तरल पदार्थ का मिश्रण बाहर बह रहा था। जैसे ही उसने अपनी उंगली को कमजोर रूप से उठाया और तरल का स्वाद लिया, यह मीठा था और इसलिए उसने इसे निगल लिया और कुछ देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आराम करते समय उसने धीरे धीरे यांग ऊर्जा विकसित करना शुरू कर दिया और जैसे ही वह आकाश आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण में पहुंची, उसकी आंख खुल गई। क्या यह आपका पहली बार यांग क्यूई को रिलीज करने का है? मिया ने तुरंत काई से पूछा क्योंकि अगर यह उसका पहली बार था तो इसका मतलब होगा कि उसके पास शुद्ध यांग ऊर्जा थी जो एक महिला के लिए बेहद फायदेमंद थी। नहीं, ये सिर्फ मेरी यांग ऊर्जा का स्तर है, काई ने जवाब दिया तो मिया की आंखें चौड़ी हो गईं। जब काई उसके पास बैठा तो उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। मिया ने उसके लिंग को देखा जो अभी भी बहुत सख्त था। उसे अचानक एक किताब में पड़ी हुई स्थिति याद आ गई और वह अचानक खड़ी हो गई। काई ने उत्सुक भाव से उसकी ओर देखा और उसने अपने निचले होंठ खोल दिए और धीरे धीरे खुद को काई के ड्रैगन के ऊपर रख दिया। जैसे ही काई ने उसे पकड़ा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह धीरे धीरे खुद लेटने लगी।
जब उसे महसूस हुआ कि रास्ते में उसके लिंग ने कुछ अच्छे स्थानों पर प्रहार किया है तो उसने कराहना छोड़ दिया। उसके पूरे अजगर को निगलने के बाद जैसे ही वह हिलने लगी, उसने काई को पकड़ने के लिए अपना दूसरा हाथ दिया। जब काई उसके लिंग के चारों ओर अपनी त्वचा की गर्म अनुभूति का आनंद ले रही थी, तब उसने प्रसन्न भाव के साथ उसके डिक पर सवारी करते हुए उसके हाथों को सहारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि मिया धीरे धीरे थक रही थी, इसलिए उसने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही यिन क्यूई काई के लिंग से नीचे गिरी, उसने उसके लिंग के ऊपर वीर्यपात कर दिया और मिया बेहोश हो गई। इस पर काई थोड़ा मुस्कुराया और उसने सावधानी से उसे अपने डिक के ऊपर से हटा दिया और बिस्तर पर अपने बगल में रख दिया। फिर उसने जल्दी से चादरें बदल दी और खेती शुरू कर दी और मिया के होश में आने का इंतजार करने लगा। 8 लेखक का नोट: हम 15,000 शब्दों तक पहुंच गए हैं और यह उपन्यास अब रैंकिंग में आ सकता है। यदि आप लोग मुझे पर्याप्त पावर स्टोन देते हैं तो मैं अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा। आनंद लेना। मिया और काई दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। मिया अब जाग चुकी थी, हालांकि उसके शरीर पर अभी भी प्रयास किया जा रहा था। तुम अभी भी बहुत कठोर हो। मिया आश्चर्य से काई के छोटे भाई को देखने लगी। वह बस उसे देखकर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। क्या यांग क्यूई को मीठा माना जाता है? मिया ने पूछने का फैसला किया क्योंकि उसे यिन और यांग क्यूई का खट्टा मीठा मिश्रण याद आया जो उसने चखा था। केवल मेरी यांग क्यूई ही ऐसी है। सामान्य यांग क्यूई आमतौर पर कड़वी और खट्टी होती है, हालांकि कुछ लोगों की यांग क्यूई फीकी होती है या बस सादा खट्टी यांग क्यू होती है। काई ने उसे बताया क्योंकि उसे यांग क्यूई के विभिन्न प्रकार याद थे जो उसे इतनी सारी लड़कियों के साथ खेती करने के कारण पता चला था। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? मिया ने पूछा और काई ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। फिर वह धीरे धीरे उसकी अभी भी सख्त छड़ी की ओर बढ़ी और उसे अपने हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। फिर वह धीरे धीरे अपनी जीभ बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकी और उसे हल्का सा चाटा। उसने महसूस किया कि यांग क्यूई की एक छोटी सी बूंद उसके अंदर प्रवेश कर गई है और यह बेहद मीठी थी। फिर उसने धीरे से सिर को अपने मुंह के अंदर डाला और उसे चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गालों को पिचकाना शुरू किया, वह उसके डिक पर फिसल गई। उसने अचानक काई की पूरी छड़ी को अपने मुंह के अंदर निगल लिया और अपनी जीभ का उपयोग करके काई की छड़ी से कुश्ती करने लगी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में बिजली की लहरें दौड़ रही हैं। उसने महसूस किया कि वह उसके कौशल से प्रसन्न हो रहा था क्योंकि उसने धीरे से उसकी गेंद को पकड़ लिया और उन्हें सहलाना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जो सुनना चाहती थी उसे सुनने से पहले उसने कुछ मिनट तक ऐसा किया। मैं अपनी यांग क्यूई को तुम्हारे मुंह के अंदर छोड़ने जा रहा हूँ। उसने मिया को चेतावनी दी, जिसने बस सिर हिलाया। काई का लिंग सख्त हो गया और उसने सीधे मिया के मुंह में गोली मार दी। मिया ने काई की यांग क्यूई को पूरा पीने की कोशिश की, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी और इसका कुछ हिस्सा उसके मुंह से बाहर टपकने लगा। सुनहरे सफ़ेद तरल पदार्थ ने उसके होठों के किनारों को दाग दिया क्योंकि उसने बाकी तरल को अपने गले के नीचे निगल लिया और उसे विकसित करने के लिए कमल की मुद्रा में बैठना पड़ा। उसने इसे लगभग 10 मिनट में विकसित किया और अब वह नरक आत्मा क्षेत्र के पहले चरण में थी। किसी कारण से इसका स्वाद पॉप्सिकल्स जैसा था, मिया ने कहा और वह उसे देखकर मुस्कुराया। काई की यांग क्यूई काफ़ी खास थी। जो कोई भी इसका स्वाद चखेगा उसे उस खाद्य पदार्थ के स्वाद का अनुभव होगा जो उसे सबसे अधिक पसंद है। चूंकि मिया पॉप्सिकल्स की प्रशंसक थी, इसलिए काई की यांग क्यूई का स्वाद उसे पॉप्सिकल्स जैसा लगता है। कोई बात नहीं, आपकी यांग क्यूई में इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है? मिया को किसी की क्यूई में ऊर्जा को महसूस करने के बारे में सिखाया गया था और काई की यांग क्यूई बाकी सभी की क्यूई पर हावी थी। आपने अभी जो देखा वह मेरी कुल यांग ऊर्जा का लगभग 15% था। अधिकांश लोग अधिकतम इसका लगभग 10% अवशोषित कर सकते थे। हालांकि आप इसका 15% अवशोषित करने में कामयाब रहे। यदि आप मेरे साथ खेती करना जारी रखते हैं तो आप कुछ ही समय में स्वर्ग आत्मा क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपनी यांग क्यूई के गुणों के बारे में बताया। स्वर्ग आत्मा क्षेत्र का? मिया ने गूंजते हुए कहा। हाँ, स्वर्ग आत्मा क्षेत्र। उसके बाद आपको मेरी यांग क्यूई से बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जो अपनी अवशोषण दर बढ़ा सकते हैं। काई ने एक तरह से मिया को बधाई दी। ठीक है, बस करो, चलो अपने आप को साफ करो और सो जाओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मिया ने कहा और नहाने की ओर चलने लगी। वह बस कंधे उचकाकर उसके पीछे चला गया। काई की पीठ धोने के लिए मिया ने अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल किया। मिया ने काई के लिंग को धोने और उसे साफ करने के लिए अपने बड़े स्तनों का उपयोग किया। खुद को धोने के बाद काई और मिया अपने कमरे में वापस चले गए और मिया ने अपनी पैंटी उठाई और उन्हें पहन लिया। वह बिस्तर पर लेट गई और तुरंत बेहोश हो गई। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती, क्या? उसने कहा और हंसा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और मिया के चारों ओर एक सुरक्षा अवरोधक दिखाई दिया। काई चुपचाप हवेली छोड़कर बाहर चला गया। तारांकन तारांकन।
चुचू परिवार की हवेली पर वापस। जब गार्डों को अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वे हवेली में दाखिल हुए। ये बहुत शांत था क्योंकि युवा मास्टर हमेशा हंगामा मचाने में कामयाब रहता था। गार्ड और नौकरानियां चुचू परिवार की जांच करने के लिए हवेली में प्रवेश करने ही वाले थे कि काई उनके सामने आ गया। उसकी उंगलियों के एक झटके से वहां मौजूद सभी लोग ट्रांस जैसी स्थिति में आ गए। अगर कोई पूछे कि चुचू परिवार कहाँ है तो उन्हें बता देना कि वे छुट्टी पर हैं और कुछ देर बाद लौट आएंगे, उसने धीमी आवाज में कहा और वहां से गायब हो गया। हर कोई वास्तविकता में वापस आ गया और भ्रमित चेहरों के साथ एक दूसरे को देखने लगा। जहां तक काई की बात है, वह बस हवा का आनंद लेते हुए शहर में घूमता रहा। जब सुबह हुई तो वह बस हवेली में वापस चला गया। अतीत में एक घटना के बाद काई कभी भी चैन से सो नहीं पाई थी। चाहे वह कितना भी सोने की कोशिश करे, वह हमेशा भयानक दुःस्वप्न से जाग जाता था। और उस पर विश्वास करें जब वह कहता है कि बुरे सपने भयानक होते हैं, क्योंकि काई के स्तर की शक्ति वाले किसी व्यक्ति को बुरे सपनों से डरना नहीं चाहिए। लेकिन हर कोई यही मानता है कि दिमाग किसी का भी सबसे कमजोर स्थान है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या अमर प्राणी हो। जब काई कमरे में पहुंचा तो मिया अभी भी सो रही थी, इसलिए वह बस उसे सोते हुए देखता रहा। जब वह उठी तो उसने देखा कि काई उदास आंखों से उसे घूर रही है। उसने उससे न पूछने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने उसे इसके बारे में बताया तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। अजीब है ना, आमतौर पर यदि आप किसी को इसके बारे में बताते हैं तो दुख दूर हो जाता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपका बोझ साझा करता है। लेकिन काई के मामले में ये केवल उसे उसके अकेलेपन की याद दिलाएगा। मिया ने अपने संप्रदाय के कपड़े पहने और काई का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों तुरंत ब्लू मून संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। उसने उन सभी लोगों की यादें पहले ही मिटा दी थीं जिन्होंने उसे या मिया को देखा था, और रात के दौरान इधर उधर घूमते समय उसने खुद पर एक छुपी हुई पोशाक का इस्तेमाल किया था। दोनों ने संप्रदाय में प्रवेश किया, इस बात से अनजान कि उनके लौटने के बाद क्या हंगामा होगा। लेखक का नोट, मैंने अभी यह अध्याय जारी किया है, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको दूसरा अध्याय मिलेगा। ठीक है, शायद अगर मैं उदार महसूस कर रहा हूं तो आपको एक मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग 2 या अधिक अतिरिक्त अध्याय चाहते हैं तो वोट करें।